हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित भट्ट एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और साइंस के बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेनास के बारे में बात करेंगे। और इस लेक्चर पे जैसा कि आपने क्लिक करा तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, एक्टिविटीज का डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटेशन, सारे बॉक्सेस आपके कवर हो जाएंगे और इसी के साथ साथ आपका फुल चैप्टर एकदम इफेक्टिवली कवर हो जाएगा कॉन्सेप्चुअल वाइज। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट करें। चलो, सबसे पहले आपने जैसा कि चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि ये केमिकल रिएक्शन या फिर ये केमिकल इक्वेशन होती क्या है। इससे पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा आपका क्लास 8th का एक कॉन्सेप्ट या क्लास 7th का एक कॉन्सेप्ट जो था आपका केमिकल चेंज। देखिए केमिकल चेंज होता क्या है। आप एक बार इस फोटो को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है हमारी बर्निंग ऑफ पेपर। यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो बर्न हो रहा है, यानी कि पेपर जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये पेपर जल रहा होगा तो पेपर जो है ये हीट की प्रेजेंस में जल रहा है और ये क्या बन जा रहा है, ऐश बन जा रहा है, यानी कि राख बन जा रहा है। जो ये सब्सटेंस था ये क्या था, डिफरेंट था। ये सब्सटेंस क्या था, ये सब्सटेंस था डिफरेंट। और ये सब्सटेंस क्या है, ये सब्सटेंस है डिफरेंट। यानी कि केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो बेटा केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहाँ पे आपका जो केमिकल फॉर्मूला है किसी भी सब्सटेंस का वो चेंज हो जाएगा, कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। और ऐसी चेंजेस को जहाँ पे क्या चेंज हो रही हो, केमिकल चेंजेस में आपकी क्या चेंज होती हैं, केमिकल चेंजेस में आपकी चेंज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। और वहीं अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ये आइस है, यहाँ पे अब ये पेपर का फॉर्मूला चेंज हो गया ना, ये जो ऐश है ये पेपर नहीं रही, तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है, यानी कि आइस जो है यहाँ पे आपकी वो पिघल जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो H2O है ये पहले सॉलिड थी, फिर आपने इसको हीट दी तो ये H2O किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। लेकिन क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपका केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका नो केमिकल फॉर्मूला चेंज। यहाँ पे आपका कोई केमिकल फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पे, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे आपका चेंज हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आपकी चेंज हुई है फिजिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो आपकी, जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, ऐसे चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, जहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही होती हैं ऐसे चेंजेस को हम बोल देते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। ठीक बात होगा। आई थिंक अभी तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वहाँ होता है जहाँ पे आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक बात। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब, जैसे ये पेपर था सबसे पहले, इसका कुछ केमिकल फॉर्मूला अलग रहता होगा और ऐश का ऑब्वियसली केमिकल फॉर्मूला अलग रहेगा। ठीक बात हो गई, समझ में आ गई बात। और यहाँ पे जैसे आपका ये आइस है, ये आइस क्या थी, पहले इसका फॉर्मूला था H2O, बिकॉज पानी की बनी होती है एट द एंड आइस। उसके बाद ये क्या चेंज हो जा रही है, लिक्विड, यानी कि यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो ऐसे चेंजेस जहाँ पे आपकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है उनको हम कहते हैं हमारे फिजिकल चेंजेस। अच्छा, अब मुझे आपको एक बात बतानी है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल चेंजेस समझ में आ गया। तो ये केमिकल रिएक्शन जैसा टर्म जो है ये क्या है, जो ये है ना आपका केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। यानी कि केमिकल चेंज होने की जो प्रोसेस है, केमिकल चेंज होने की जो हमारी प्रक्रिया है, कि कैसे वो केमिकल चेंज हो रहा है, कौन सी प्रोसेस, क्या ऐसा हो रहा है जो केमिकल चेंज हो रहा है, वो चीज़ होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से हम क्या चीज़ इन्फर कर सकते हैं कि अगर केमिकल चेंज होगा, अगर केमिकल चेंज जो है, अगर आपका केमिकल चेंज हो रहा है तो आपका यहाँ पे क्या चीज़ होगी, हमेशा आपकी केमिकल रिएक्शन जरूर होगी। अगर केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन जरूर होगी, बिकॉज केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है, तो आप इन 4 पैरामीटर्स की हेल्प से पहचान सकते हो कि यहाँ पे क्या हुई है,
आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, जैसे कि चेंज इन स्टेट हो सकता है, कोई चीज़ पहले लिक्विड थी अब सॉलिड बन गई, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो सकती है यहाँ पे। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीज़ें अभी तक समझ में आ गई होंगी। चलो मैं आपको सबका इनका एक बार एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपकी जो ये रिएक्शन है चेंज इन टेम्परेचर की, वो कुछ ऐसे हो सकती है कि जैसे आपके पास जब आप कार्बन है, कार्बन को आप बर्न करते हो, ठीक है, कार्बन का कंबशन करा, आपको क्या मिलती है, CO2 गैस मिलती है। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये जो रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है। क्यों एक्सोथर्मिक है? अब ये एक्सोथर्मिक क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है? देखो, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है यहाँ पे कि जहाँ ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट निकल रही हो। तो ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्सोथर्मिक है। क्योंकि आप एक काम करना, घर में आप पेपर को जला के देखना या लकड़ियां जलाना, जब हम लकड़ियां जलाते हैं, अभी ठंड का टाइम है, उनसे हमको क्या मिलती है, हीट मिलती है। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती हैं विच आर एनर्जी गिविंग। ये क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी एनर्जी गिविंग रिएक्शन। समझ में आ गई बात एकदम। अब ये रिएक्शन देखो जरा आप एक बार, C+O2 CO2, ये जो CO2 है ये गैस बन रही है, लेकिन यहाँ पे ये C तो सॉलिड था, तो यहाँ पे क्या ये स्टेट चेंज नहीं हो गई, ये सॉलिड से गैस हो गया। देखो पहली चीज, कॉन्सेप्ट 1 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया है ना, कॉन्सेप्ट 1 क्लियर हो गया। अब चेंज इन कलर के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। अब आपने ना छोटी क्लासेस में, आपने क्लास 8th में एक रिएक्शन पढ़ी होगी जो कुछ इस प्रकार की दिखती है हमारी, Fe+CuSO4। तो CuSO4 का अभी मैं ये रिएक्शन आपको समझाऊंगा, मैं जस्ट अभी आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। यहाँ पे इसका कलर होता है ब्लू, लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से पता है क्या हो जाता है, ये हो जाता है FeSO4+Cu, और इसका कलर हो जाता है हमारा ग्रीन। तो यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन कलर हो गया। अब देखो आपको पहली चीज से क्या क्या समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट 1 हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 भी समझ में आ गई, यहाँ पे ये देख लो। अब चेंज इन टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक है, पहले इसका टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जब इन्वायरमेंट में एनर्जी ज़्यादा हो गई तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे आपका हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ठीक बात हो गई। और या फिर कोई इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। आई थिंक आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी तक मैंने बताई सब की सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन जानना है, आप यहाँ पे देखो पानी बनने की प्रोसेस को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो आपका वाटर फॉर्म कैसे होता है, देखो देखो आपके पास क्या होती है, पानी का फॉर्मूला होता क्या है, सबको पता है H2O होता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम। तो हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, ये गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अभी मैं ये सब नहीं लिखता हूँ, मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ। और ये O2 है। अब आप एक बार इन दोनों को देखो, मैं आपको इन दोनों के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बेटा जो हाइड्रोजन होती है, दिस इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस, हाईली कंबस्टिबल गैस, यानी कि हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा इसमें आग लग सकती है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसको अगर हम जलाएंगे तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी निकलेगी। यानी कि बेसिकली आपको ध्यान के रखना है कि हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जलाती है। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है किसको, कंबशन को, जो इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन हमारी सपोर्ट करती है किसको, कंबशन को। ठीक बात हो गई, समझ में आ गई। अब आपको क्या लगता है कि जब इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक जला रही है एक जल रही है, तो यानी कि कुछ ऐसी चीज बननी चाहिए, तो अभी जैसा दिखाई दे रहा है, जो चीज जलती हो जलाती हो, यानी कि हाईली कंबस्टिबल कुछ बनना चाहिए। लेकिन पता है बनता क्या है, ये H2+O2 जब आप डालते हो ना यहाँ पे आपका H2O बन जाता है, यानी कि पानी। अब पानी से क्या आप आग लगाते हो, नहीं, आप पानी से यूज टू बर्न फायर, आप पानी से आग बुझाने की कोशिश करते हो। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, बट ये तो चेंज हो गई इधर, क्योंकि यहाँ पे तो ये आग लगा नहीं रहे, तो बेसिकली और यहाँ पे इसका केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो गया। आई थिंक आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस रिएक्शन में एक चीज नोटिस करी कि मैंने एक गलती करी है। मैंने क्या गलती करी है, यहाँ पे आप देखो H2 है, ठीक है, यहाँ पे भी H2 आएगा, O2 है यहाँ, तो अरे
यहाँ O2 क्यों नहीं है? तो देखो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है? उसके पहले मैं आपको कुछ आपकी छोटी क्लास की चीज़ें जो है वो रिवाइज करवाना चाहूँगा, ठीक बात है? आपने ना क्लास 9th में एक लॉ पढ़ा होगा, इस रिएक्शन को हम यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इधर पे। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, ठीक है? आपने कौन सा लॉ पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है? COM से समझ जाना, कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, एक एक्सटर्नल बात, इसको दिया किसने था? इसको आपका दिया था एंटोनी वान लेवोइजर ने, है ना? एंटोनी वान लेवोइजर ने दिया था ये लॉ, है ना? अब इस लॉ में इन्होंने बोला क्या था? एक सिंपल सा स्टेटमेंट था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते, ना फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक बात है, समझ में आ गया? लेकिन यहाँ देखो, यहाँ क्या हो गया? देखो, एक H का मास क्या होता है, कुछ मान लो भी 1U है, तो यहाँ पे मास कितना है? 2U का मास है। एक ऑक्सीजन के एटम का मास होता है 16U, 2 का है, तो यहाँ पे आ गया 32U, है ना? 32U, यानी कि इसमें यहाँ पे ये जो देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो लिखे जा रहे हैं इनको, ये तो बहुत बेसिक बात है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और ये जो बन रहा है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो राइट साइड पे लिखते हैं, ठीक है? लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट, राइट साइड वाला प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो मास है वो कितना है? 34U है। लेकिन यहाँ का मास देखो, यहाँ पे आपका कितना मास है? ये 2U प्लस आपका 16U, इसका मास कितना आ रहा है? 18U, यानी कि यहाँ पे तो मास आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये तो केमिस्ट्री अपने ही रूल को ओबे नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप क्या करते हो? बैलेंसिंग करते हो। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका कॉन्सेप्ट बैलेंसिंग का, ठीक है? तो बेसिकली अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये बैलेंसिंग होती क्या है। अभी अभी ना मैंने आपको एक रिएक्शन दिखाई थी। रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार की थी। पानी बनने की रिएक्शन थी भैया, सिंपल सिंपल। क्या रिएक्शन थी? ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये क्या बना दे रही है? H2O बना दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? इसका मास हो रहा था आपका 34U, और इसका मास क्या था? 18U था, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था? मास डिस्ट्रॉय हो रहा था, जो कि चीज़ एकदम गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग, है ना? इज रॉन्ग है। तो होता क्या है? हम क्या करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हर एलिमेंट का जितने एटम, ठीक है, यहाँ पे जिस जिस एलिमेंट के एटम है उतने ही एटम यहाँ पे भी हों। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जैसे यहाँ 2 एटम है, तो हम ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ भी उसके 2 एटम हो। ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन के यहाँ भी कितने होने चाहिए? 2 होना चाहिए। तो बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस कर देते हैं। अभी जो आपको केमिकल रिएक्शन दिखाई दे रही है ना, अभी मैं आपको इसकी बैलेंस रिएक्शन, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, या फिर अगर सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो इसको हम कह देते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये केमिकल इक्वेशन वर्ड समझ में आ रहा है कि जिससे हम क्या करते हैं? डिपिक्ट करते हैं। हम क्या डिपिक्ट करते हैं? हम डिपिक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, ठीक है, बाय यूजिंग क्या? आपका सिंबल या फिर उस टाइप का। ये आपकी केमिकल इक्वेशन है। अब ये जो केमिकल इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये आपकी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको सिंबलिक, यहाँ पे मैं सिंबल का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, गलती क्या हो रही थी वो आपने आइडेंटिफाई कर ली। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, लेकिन यहाँ पे 34U है, यहाँ 18U है। तो हमको क्या करना है? एवरी एलिमेंट का, हर एलिमेंट का, ईच एलिमेंट का हर एटम जो है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जो आपका लेफ्ट साइड पे है, उतना ही आपका ईच एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम राइट साइड पे होना चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या है वो समझो। जैसे अगर H के राइट हैंड साइड में कितने हैं? 2 हैं। O के कितने हैं? 2 है। तो इसका राइट हैंड साइड में भी H के 2 होने चाहिए, O के 2 होने चाहिए। अब हम ये करते कैसे हैं? हम ये करते हैं आपका लगा करके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या लगा करके करते हैं? हम इसको लगा करके करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को, है ना? इसको लगा करके करते हैं। अब इसको, ये होता क्या है? हम इसका यूज करेंगे।
अब मैथ्स में आपने कोफिशिएंट पढ़ा होगा कि कोई वेरिएबल है उसके आगे, जैसे मान लो ये 7b करके कुछ वेरिएबल था, तो यहाँ पे 7 क्या है, 7 इज योर कोफिशिएंट। 7 क्या है, 7 आपका कोफिशिएंट है, तो हम ऐसा ही कुछ कोफिशिएंट वाला मामला यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये है क्या, कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा समझो। अब जैसे मान लो अगर H2 है प्लस O2 है, इसको आपको कैसे भी करके H2O बना देना है। और देखो, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि मास ज़्यादा हो। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। आपको नीड समझ में आ गई। सबसे पहले हमने ये समझा कि बैलेंसिंग होती क्या है, फिर हमने ये समझा कि नीड क्या है बैलेंस करने की। अब इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं, वो है यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग के रूल्स। देखो, सबसे पहले क्या क्या है हमारा रूल, चलो हम सबसे पहले इसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन क्या है, Fe प्लस H2O gives us Fe3O4 प्लस H2। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे Fe का एक एटम, यहाँ पे Fe का 3 एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, चलो यहाँ पे 2 हैं, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, यहाँ 4 हो गई एकदम से। अरे अब क्या करेंगे, देखो आराम से पढ़ने रूल्स, एक बार पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट द कंपाउंड विद मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स एंड बैलेंस इट फर्स्ट। पहला रूल क्या है, आपको ऐसा कंपाउंड चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम है। क्या वो Fe है, नहीं तो Fe में एक ही एटम है। H2O है, इसमें 3 एटम है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 एटम्स हैं। यहाँ पे क्या, अरे बाप रे, यहाँ तो 7 एटम्स हैं। तो यानी कि इस कंपाउंड को हमको सबसे पहले क्या करना है, इस कंपाउंड को सबसे पहले बैलेंस करना है। अब इसमें भी किसको बैलेंस करना होता है बेटा, इसमें हमने उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जिसके सबसे ज्यादा एटम्स हैं। हमें उस एलिमेंट को बैलेंस करना है। देखो सबसे पहले हमने ये देखा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम किस कंपाउंड में, फिर हम देखेंगे उस सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाले कंपाउंड में सबसे ज्यादा जो हमारे एटम्स हैं वो किसके हैं। तो यहाँ पे जैसे सबसे ज्यादा वाला यही है, सबसे ज्यादा बड़ा कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। और उसमें से सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि O4 सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। देखो अब सेकंड रूल क्या है, डू नॉट चेंज एनीथिंग इन सबस्क्रिप्ट ऑफ कंपाउंड। सबस्क्रिप्ट ऑफ कंपाउंड में कोई चीज चेंज नहीं करनी है। अब सबस्क्रिप्ट क्या होती है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है ये जो जैसे यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी कि बेसिकली किसी भी चीज़ के कुछ नीचे लिखा हुआ है। अब इसमें चेंज क्यों नहीं करते हैं ये समझो थोड़ा सा। देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आप यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, जैसे मान लो H है या फिर O है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कुछ चेंज मत करो। क्यों चेंज मत करो पता है, क्योंकि इस नंबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बेटा कि यहाँ पे ये H के एटम्स कितने, एक मतलब तो ये है कि हाँ यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। बट अगर आपको थोड़ा सा भी अगर 9th का केमिकल फॉर्मूला वाला पार्ट याद है, तो हम कैसे बनाते थे, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती थी 2, हाइड्रोजन की होती थी 1। तो फिर ये जो आपका नंबर है ना, ये आपका इसको ये वैलेंसी को भी डिनोट करता है कि अच्छा ये कंपाउंड बना होगा तो ये कंपाउंड ऐसे बना होगा। ठीक है, अगर आप इसको ही चेंज कर दोगे तो आप वैलेंसी चेंज कर दोगे, केमिस्ट्री चेंज कर दोगे। तो इसीलिए आपको भूल कर भी सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करनी है। तो भैया हम ये कोफिशिएंट वगैरह कहाँ पे लगाएंगे, जो अभी अभी आप कोफिशिएंट बोले थे, ये कोफिशिएंट वगैरह कहाँ पे लगेगा, तो ये जो आपका कोफिशिएंट जो अभी अभी मैंने आपको बताया, ये आप लगाओगे उसी एटम के साइड में लगाएंगे। ठीक है, उसी एटम के हम साइड में लगाएंगे। अच्छा कैसे लगाएंगे, मतलब जैसे मान लो अगर Fe का नंबर यहाँ पे Fe3O4 है, ठीक है, तो कलर चेंज करते हैं, Fe3O4 है, तो आप Fe3 ये नहीं लिखोगे, ये गलत है, ये नहीं करना है। आप Fe के बगल में लिखोगे ऐसे इधर पे। समझ में आ गया। चलो बैलेंस करते हैं। देखो O4 था, तो यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीजन 4 करना है, यहाँ पे भी 1 O है, तो 1 में मैं ऐसा क्या कोई x नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे 4 आ जाए, तो x क्या आएगा, 4 ही आएगा। यानी कि हमें ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 4 से। तो यहाँ पे 4 कोफिशिएंट होगा, तो 4O, अब 4O बैलेंस हो गया। ऐसे ही करना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले उसको कर लिया। अब फिर क्या है, बैलेंस अदर एटम्स इन कंपाउंड। बैलेंस आपको क्या करना है, अदर एटम्स को भी आपको कंपाउंड में बैलेंस कर देना है। अच्छा कैसे बैलेंस करना होता है अदर एटम्स को, वो भी समझो थोड़ा सा। देखो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा एलिमेंट किसके हैं, इसके हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने यहाँ पे जैसे 3 था, Fe3 था, तो यहाँ पे भी 3 Fe, तो यहाँ पे ये 3 लगा दिए। अब क्या बचा, अब सिर्फ हाइड्रोजन बता। तो यहाँ पे अगर 8H है, तो मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आ जाए, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4। तो हमारी यहाँ पे
ये कौन सी इक्वेशन थी, अभी अभी पढ़ा है, ये हम आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। सही बात हो गई एकदम। और यहाँ पे आपने ये जो इक्वेशन लिखी है कि 3Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2, ये जो आपकी इक्वेशन जो आपने लिखी है इसको हम कहते हैं हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पे नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईच एलिमेंट ऑन RHS। सीधी बात समझ में आ गई हमें। अब ये वाली मैंने बता दी है, ये वाली आप होमवर्क से करेंगे। ये किस फॉर्म में है, ये आपको दे रखी है वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, है ना। यहाँ पे आपका वर्ड से देखो आप केमिकल रिएक्शन को कैसे कैसे प्रेजेंट करोगे। एक आपने ये बता दी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस्ड हो गई, एक आपका आप वर्ड से भी कर सकते हो कि मैग्नीशियम हो गया, या फिर आपने जो जो इन्वॉल्व रिएक्टेंट है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये रूल 4 क्या कहता है, रूल 4 हमसे कह रहा है कि राइट द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये फिजिकल स्टेट्स का सिंबल भी लिखना होता है क्या। जैसे मैं आपको अभी अभी जो हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, और यहाँ पे क्या है, राइट द कैटलिस्ट कंडीशन ऑफ द रिएक्शन, हमें ये भी लिखना है। देखो बेटा, ये जो रूल मैंने आपको बताया है ना, ये तो है ही है, लेकिन अब ये क्यों करना है ये समझो। रूल 4, 5, 6 करने क्यों है। अभी जैसे मान लो आप ये इक्वेशन देखो, ये H2, आपको यहाँ से क्या ये पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है ये गैशियस फॉर्म में है, ये पानी की फॉर्म में है, ये सॉलिड की फॉर्म में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमें यहाँ से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अरे ये हाइड्रोजन सॉलिड है, गैस है, ये है क्या एक्चुअली। तो ठीक है, ये चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन के अंदर सब कुछ स्पेसिफाई करते हैं। जैसे कि हम अगर मान लो, जैसे अगर H हमारा सॉलिड है, ठीक है, H सॉलिड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सॉलिड है आपका, तो आप कभी भी अगर मैग्नीशियम लिखोगे तो मैग्नीशियम को आप ऐसे लिख दोगे। देखो इसका मतलब अगर आपका ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है, रुक जाओ मैं इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे देता हूँ। देखो इसके बाद जो आपका यहाँ पे है, अगर आपका कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कैसा लिखा हुआ है, अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में S, का मतलब है आपका सॉलिड है। अगर आपका ब्रैकेट में लिखा है L, इसका मतलब है लिक्विड है। और अगर ब्रैकेट में लिखा है G, इसका मतलब समझ ही गए होगे गैस होगा। लेकिन अगर इसका मतलब डॉट पीपीटी है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी। डॉट पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट है क्या, अभी लास्ट में पढ़ेंगे। ये प्रेसिपिटेट बोले तो एन इनसॉल्युबल सॉलिड, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड जो सॉल्वेंट में घुल नहीं रहा होगा, तो हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इसके बाद एक और चीज़ होती है डॉट एक्वस। यही 4 चीज़ें परेशान करती हैं 10th वाले बच्चों को। ये डॉट एक्वस, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट इज वाटर। जैसे मान लो अगर आप नींबू पानी बना रहे हो, ठीक है, घर में, लेट्स अज्यूम आप नींबू पानी बना रहे हो बढ़िया वाला। अगर आपने नींबू पानी बनाया तो आपने नींबू को किस में डाला, और आपने चीनी को किस में डाला, आपने पानी में डाला। तो जैसे आपने अगर लाइम जूस बनाया, तो लाइम जूस में आपने लाइम के जूस को, यानी कि उसके जूस को घोला किस में, आपने उसको घोला वाटर में। तो आप यहाँ पे डॉट एक्वस लिख दोगे। आई थिंक ये एग्जांपल आपको बिल्कुल मस्त क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि हम ये कर क्यों रहे हैं। बेसिकली हम ये कर रहे हैं ताकि हम रिएक्शन को, क्या है, रिएक्शन को हम मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकें, ताकि हमें रिएक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स पता चले, ठीक है। अब ये चीज़ को हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं आपको, ठीक है। अब आपने इन्फॉर्मेटिव तो बना दिया, अब इन्फॉर्मेटिव और कैसे बनाओगे, है ना। आपने इन्फॉर्मेटिव तो बना दिया। अब यहाँ वाली स्लाइड में एक बार ये भी देखो कि आपको कैटलिस्ट भी लिखना है और कंडीशन भी लिखनी है कि वो रिएक्शन हो कब रही है, ठीक है। अब आप ये चीज़ को समझो थोड़ा सा, ये कंडीशन, कैटलिस्ट, ये सब वगैरह, ये सब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड नया आया है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, अब हम पहले समझते हैं कि भैया कैटलिस्ट किस चिड़िया का नाम है। मान लो आपके 2 दोस्त लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, 2 दोस्तों के बीच में एकदम तगड़ी लड़ाई हो रखी है कि अरे बस इसके बाद तो खून खराबा होने वाला है। तो अब उन दोनों के बीच में ना एक तीसरा दोस्त आता है उनका, वो पहले दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए भड़का देता है, और दूसरे दोस्त को पहले दोस्त के लिए भड़का देता है। पहले ही लड़ रहे थे, अब तो और गंदा लड़ेंगे, और क्या पता मारपीट होने लग गई हम दोनों के बीच में। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, पहले इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हो रही थी वो धीमी धीमी हो रही थी, लेकिन जैसे ये तीसरा दोस्त आया ना,
ये जो तीसरा दोस्त आया, इसकी वजह से क्या हो गई, लड़ाई तेज हो गई। तो बेटा कैटलिस्ट जो है वो उसी तीसरे दोस्त का नाम है। कैटलिस्ट इज द थर्ड फ्रेंड इन द रिएक्शन। अब ये थर्ड फ्रेंड से मतलब क्या है, यानी कि ऐसा ये कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो आपका केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बट या तो वो क्या कर सकता है, या तो वो केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको बढ़ा सकता है। तो ऐसे कैटलिस्ट जो केमिकल रिएक्शन होने के रेट को बढ़ा देते हैं उनको हम कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। और ऐसे आपका जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन के होने को घटा सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा दोस्त हो जो दोनों के बीच की लड़ाई को बोले, अरे भाई शांत हो जाओ, अरे भाई तुम भी शांत हो जाओ, मत लड़ो, थोड़ा कोई ऐसा बंदा हो, तो उसको हम कह देते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये केमिकल रिएक्शन को स्लो करवा रहा है, ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट। अब मैं आपको नेगेटिव कैटलिस्ट अभी ये सब बता नहीं सकता क्योंकि ये सब एक्स्ट्रा है, बट आपको ये सब पता होना चाहिए। नेगेटिव कैटलिस्ट का आपका एग्जाम्पल होता है फोस्फोरिक एसिड। ये अभी बस मैं नाम बता रहा हूँ, लेकिन इसका मैं आपको अभी अच्छे से बताऊंगा। देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल होता है आयरन, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो एक प्रोसेस होती है ना, हेबर्ट्स प्रोसेस करके, क्या हेबर्ट्स प्रोसेस होती है। अब ये हेबर्ट्स प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे आपका NH3 बनता है, ठीक है, NH3 बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं। अमोनिया बनता है यहाँ पे, क्लास 9 से सुना है तुमने ये नाम। अब इसको बनने की प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट 1 हेवर्स प्रोसेस कह रहे हैं। अब इसमें होता क्या पता है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट कैसे करती है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एट N2, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस होती है, ये भी एग्जिस्ट करती है H2 के तौर पर। लेकिन ये बना क्या देते हैं, ये बना देते हैं NH3। अब ये NH3 बना रहे हैं, देखो अब ये रिएक्शन कैसी है, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस कर लेते हैं भाई। अब यहाँ पे ये N2 है तो यहाँ पे भी 2N होना चाहिए, 2N, और ये 2 3 जा 6, 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 3H2 लगा देते हैं। क्या समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपका N/H का रेशियो हमेशा रहता है 1:3। अमोनिया बनने की प्रोसेस में या फिर हेबर्स प्रोसेस में आपका हमेशा याद रखना, N/H का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, 1:3 रहेगा। समझ में आ गई बात बेटा। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, यहाँ पे आपका ये आयरन इनके बीच में लड़ाई करवा देता है। आयरन कह रहा है अरे इतना स्लोली काहे रिएक्ट कर रहे हो भैया, थोड़ा तेज रिएक्ट करो। तो आयरन यहाँ पे क्या है, आयरन एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है। आयरन क्या है, आयरन इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट हेयर। आई थिंक आपको यहाँ पे ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी कि आयरन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। हेबर्स प्रोसेस क्लियर, क्लियर एवरीवन। अभी तक हमने बैलेंसिंग पढ़ ली और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिए, ठीक बात हो गई। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हमें इस चैप्टर में एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन पढ़नी है बेटा, वो कितनी टाइप की पढ़नी है। हमें सबसे पहले पढ़नी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ MgO की, मिथेनॉल की, स्लेट ग्लाइम की, कोल की, और इसमें थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस वगैरह, हम सब इस सब के बारे में भी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो आपकी सॉलिड सॉलिड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पार्ट है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरीके से हम ये सारी रिएक्शन को फटाफट कवर करेंगे। लेट स्टार्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, फटाफट से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जा रहा है फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। यानी कि यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, कोई रिएक्टेंट है मान लो, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पास कोई भी रिएक्टेंट है, आपके पास रिएक्टेंट है A और कुछ रिएक्टेंट है B, तो इससे AB बन जा रहा है, बस इतनी सी स्टेटमेंट है। तो ये है क्या, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम्ड फ्रॉम 2 और मोर, यानी कि ये भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2 और मोर रिएक्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। एक बात हो गई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो CO, जैसे मान लो ये देखो, अब इस रिएक्शन को नोटिस करो, ठीक है, और उसके बाद हम इस रिएक्शन में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1 रिएक्टेंट R1, यहाँ पे क्या है R2, ये मिलके क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, ये हम के मिल के बना दे रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट। अब आपने यहाँ पे ये देखा 340 एटमॉस्फेरिक, अब ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका मीथेनॉल। का नाम क्या है, मीथेनॉल है, इज अ टाइप ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट करके लिख लेता हूँ। ये जो बन रहा है इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा मीथेनॉल, ठीक है, क्या नाम है, मीथेनॉल नाम है।
अब ये हो क्या रहा है, जब आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपकी हाइड्रोजन गैस के साथ एयर में रिएक्ट करेगी एट जो कंडीशन स्पेसिफाई करने को बोली थी, ये देखो ये है वो कंडीशन जो स्पेसिफाई करने को बोल रही थी, एट 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 340 एटीएम के प्रेशर पे जब वो रिएक्ट करेगी तो वो क्या बना देगी, मीथेनॉल। सिंपल सी रिएक्शन है। अरे हाँ, लेकिन एक चीज है, सीबीएसई यहीं खेलेगी तुम्हारे साथ। जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ये गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन गैस गैसियस स्टेट में है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन जो गैस है वो भी गैसियस स्टेट में ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3OH। लेकिन हाँ, इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। समझ में आ गई बात। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्टिविटी 1.1। इससे पहले बेटा मैंने जो पढ़ाया वो तुम्हें बेसिक भी पढ़ाया है, थोड़ा सा मैं एडवांस लेके गया हूँ, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 क्या है आपकी, अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे आप सुटेबल आई ग्लासेस पहनो। सेकंड ये कह रहा है रबिंग बाय सैंड पेपर। बेटा ये दो टर्म सीबीएसई वालों को इतना फेवरेट है ना कि वाई रब विद द सैंड पेपर, वाई वेयर आई ग्लासेस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। चलो अब जानते हैं अब एक्टिविटी है क्या। बेटा इस एक्टिविटी में आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक इस टाइप का ना मैग्नीशियम रिबन लेना है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे जैसे ये मैग्नीशियम रिबन लिया है ना, आपने यहाँ पे एक इस टाइप का मैग्नीशियम रिबन लेना है। कैसे काम कर देते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज, ग्रे कलर, ग्रे कलर, हाँ कलर, यस। आपको इस टाइप का क्या ले लेना है, मैग्नीशियम रिबन ले लेना है। क्या ले लेना है आपको, यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ले लेना है। ऐसे मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम का रिबन। यहाँ पे आप सब ब्लू कलर से। ये क्या है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है ना। ये मैग्नीशियम रिबन है। अब ये ले लेना है आपको। रिबन बोले तो पार्ट है उसका, ये समझ लो, रिबन बोले तो पार्ट है उसका। अब ये कह रहा है आपको इसको होल्ड करना है एक पेयर ऑफ टोंग्स है, और आपको ये जो इस चीज को, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं बर्नर या फिर स्पिरिट लैंप होता है। उसके अंदर स्पिरिट भरा होता है, ठीक है। स्पिरिट भरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जैसे स्पिरिट बोले तो इथेनॉल भरा है उसके अंदर, तो उसको हम स्प्रिट वगैरह कह देते हैं, ठीक है। और आपको ये जो जल के ना, अब कोई भी चीज़ जल के राख ही तो बनेगी। तो मैग्नीशियम रिबन को जब आपने जलाया तो ये क्या बनेगा, ऐसे ये वाइट कलर का पाउडर बनेगा। देख रहे हो, मैग्नीशियम मेटल वैसे सिल्वर है और ये जल करके कैसा पाउडर बना रहा है, ये देखो यहाँ पे कैसा पाउडर है, ये है आपका वाइट पाउडर। वाइट पाउडर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ये आपको पता है क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं, सबसे पहले आप इसको रब करोगे सैंड पेपर से। अब ये रब क्यों करोगे पता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपका एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम आराम से आपका इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम आपका आराम से जो है इलेक्ट्रॉन दे देता है। मैग्नीशियम कहता है कि लो इलेक्ट्रॉन लो, मैं बहुत खुश हूँ। तो मैग्नीशियम ऐसा समझो बहुत खुश है, आराम से इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसके ऊपर एक लेयर बनती है बेटा, उसको हम कहते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस वजह से जो कंबशन जो है वो सही से हो नहीं पाता है। तो इसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सैंड पेपर से ऐसे घिसिर 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 करेंगे, और उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक Mg की लेयर आएगी जिसको आप कंबशन कर सकते हो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब ये रिएक्शन हो रही है आपको उसको आंखों से नहीं देखना है। चलो समझते हैं थोड़ा सा ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, आपकी जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, ये कौन से कलर का है, ये सबसे पहले सॉलिड स्टेट में लिया है, ये आपका आपका सिल्वर कलर का है ना। जब आपने ये लिया, आपने इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बिकॉज कंबशन रिएक्शंस, देखो कंबशन वर्ड जहां आ गया ना, कहीं भी किसी चीज को जला रहे हो, ऑक्सीजन कहेगी अरे मैं हूं ना, ऑक्सीजन ही आती है जलाने, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन को जलाई, सॉरी ऑक्सीजन से जलाया, तो आपको क्या मिला, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, ये कौन से कलर का होता है, ये होता है आपकी वाइट ऐश की फॉर्म में मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब ये रिएक्शन होती है ना बेटा, यहाँ पे आपका प्लस हीट निकलती है और प्लस बहुत सारी लाइट निकलती है। अगर यहाँ पे हीट निकल रही है, मैंने अभी अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर हीट निकलती है तो कौन सी रिएक्शन कहते हैं, वहां पे हमारी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो अब यहाँ से देखो क्या क्या निकल रहा है, प्लस निकल रहा है आपका हीट, प्लस निकल रहा है लाइट। बेटा ये जो लाइट है ना, दिस इज, ये सिर्फ लाइट नहीं होती, इसका नाम होता है बहुत फेमस वाइट डैजलिंग फ्लेम। तो हम कहते हैं वाइट डैजलिंग फ्लेम होती है। समझ में आ गई बात। अब बेटा ये जो फ्लेम है ना, अगर आपने इसको ऐसी देख लिया तो आपको हो सकता है फोटो कैराटिटिस,
क्या फोटो कैराटिटिस हो सकता है आपको। अब इसमें बताइए फोटो कैराटिटिस, अगर आपने इसको मतलब बिना सनग्लासेस लगाए देख लिया, चलो मैंने कहा अरे हम नहीं मानते बुक की बात, हमने ऐसे ही देख लिया, अगर तो आपको बेटा फोटो कैराटिटिस हो जाएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है, आई पेन होगा आपको, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द करेंगी और आपको परमानेंट विजन लॉस, जी हाँ आप अंधे हो सकते हैं हमेशा के लिए, परमानेंट विजन लॉस, ठीक है, परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है, यानी कि आप हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। इसीलिए इसको एनसीईआरटी क्या कह रही है, आपको ऐसा काला चश्मा लगा करके मस्त इसको देखना है, वरना इसका क्या हो जाएगा, वरना आपको हो जाएगी फोटो कैरेटिटिस, जहाँ पे आपका आई पेन हो सकता है और आपका परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। आई थिंक आपको ये एक्टिविटी क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी और ये दोनों रिएक्शन भी इसके साथ क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये जो रिएक्शन आती है ना, ये एनसीईआरटी की, ये और इसके बाद वाली स्लाइड बेटा एनसीईआरटी के हो सकता है आपके 2-3 मार्क्स बोर्ड में इसी से सिक्योर हो जाएं, क्योंकि ये रिएक्शंस एनसीईआरटी बहुत पूछती है, एनसीईआरटी को पता नहीं क्या लगा हुआ है इन रिएक्शन से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्लेग्ड लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये आपकी एक्टिविटी 1.4, आप बोलोगे अरे 1 के बाद तो शायद 2-3 आता था, बेटा 2-3 एक्टिविटी आपका डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, इसलिए हम उनको लास्ट में डिस्कस करें, ठीक है। रिएक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट कर रहा है आपका किसका, ये आपका रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक बात हो गई। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, देखो अगर अभी मैंने ये एक्टिविटी नहीं पढ़ी होती, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, देखो यहाँ पे ये बोल के चले गया, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, तो यहाँ पे आपका एक चीज़ मिल गई, क्या मिल गई कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। फिर आपको इसमें वाटर डालना है, आपको आपने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया सॉलिड स्टेट में, इसको क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, ऐसा वाइटिश सा दिख रहा है, और आपको इसमें स्लोली स्लोली वाटर डालना है, ठीक है, स्लोली स्लोली आपने इसमें वाटर डाला, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा एडिशनल है बट ये पूछती है एनसीईआरटी, आपका जो ये क्विक लाइम है ना बेटा, इस क्विक लाइम का जो यूज़ होता है, इस क्विक लाइम का जो यूज़ है वो होता है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग और सीमेंट वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, ठीक है, कि विच नेम अ सब्सटेंस विच इज एक्स एंड हैज़ अ यूज इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो आपका सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, समझ में आ गया, या फिर क्विक लाइम है। अब देखो आपने जब क्या करा, आपने CaO लिया, कौन से कलर का है, ये वाइट कलर का है, आपने इसमें H2O डाला, और फिर आपको पता है क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वस पढ़ाया है अभी अभी शायद मैंने, इस एक्वस का मतलब क्या है कि ये पानी में घुला हुआ है, पानी में घुला हुआ है, प्लस आपका हीट मिलती है। आप यहाँ पे ये देख सकते हो बहुत सारे बुलबुले 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 निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पानी इतना गर्म हो चुका है कि बस अब इवापोरेट होने वाला है, ये यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं कि हीट कैसे निकल रही है, इसलिए आपको यहाँ पे पता चलता है कि आपकी जो ये रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक, मैंने अभी अभी बताया था एक्सोथर्मिक वाला टर्म, दिस इज व्हाट, दिस इज आपकी एक्सोथर्मिक, राइट, ये है क्या आपकी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देता हूँ, दिस इज एक्सोथर्मिक, यानी कि यहाँ पे हीट निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। देखो अब यहाँ पे है क्या, अब यहाँ पे हमारा इससे पहले वाली रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, अब इसको पता है क्या कहते हैं, इसको एनसीईआरटी के हिसाब से, देखो एनसीईआरटी के हिसाब से इसको आप स्लेक्ड लाइम भी यही है, और इसी को आप लाइम वाटर ही बोलते हो, ठीक है। स्लेक्ड लाइम इज, वैसे तो स्लेक्ड लाइम एंड लाइम वाटर आर वेरी डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, सो वी विल फॉलो एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपका जो स्लेक्ड लाइम होता है ना बेटा, ये जो स्लेक्ड लाइम है, ये जो आपका होता है, ये क्या करता है, ये जो पेंटर अंकल दिखाई दे रहे हैं, जब घर बनेगा, घर पे पेंट होगा ना, पेंटर अंकल क्या करते हैं, ऐसी एक यहाँ पे ऐसी एक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, ऐसी 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 एक कोटिंग आपकी दीवारों पे हो जाती है, ये कोटिंग है आपकी किसकी, ये कोटिंग है, रुक जाओ मैं कलर चेंज करूंगा यहाँ पे, ये कोटिंग है आपकी लाइम वाटर की, किसकी कोटिंग है, लाइम वाटर की कोटिंग है। एंड यहाँ पे जो ये लाइम वाटर की कोटिंग है ना बेटा, यहाँ पे जो ये लाइम वाटर की कोटिंग है, यहाँ पे जो ये लाइम वाटर की कोटिंग है ना, ये क्या करती है, ये आपकी एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है।
और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है दिस इज ऑफ वाइट कलर का होता है, शाइनी अपीयरेंस देता है, और इसी की वजह से आपकी दीवारों को मिलती है सुंदर चमक, और आपकी दीवार आय हाय चमक जाती हैं, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस मिलती है, और ये क्या हो जाता है, चमक जाता है यहाँ पे बेसिकली। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपका जो मार्बल का फॉर्मूला होता है ना, चलो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, जो ये CaCO3 है, आपका मार्बल का फॉर्मूला भी यही होता है, आपका लाइमस्टोन का फॉर्मूला भी यही होता है, और आपका अगर आप कहीं पे भी एक्सेल सुनो या फिर एक्सेल टाइप का कुछ सुनो, तो यहाँ पे आपका इन तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, देखो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे केस स्टडी वगैरह वो जो है ना 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इससे जो वो है वो बहुत अच्छी तरीके से आता है। हो क्या रहा है, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको क्या कहते हैं, स्लेट ग्लाइमिन या आपका लाइम वाटर है, ठीक है, लाइम वाटर याद रखो, ये आपका जो लाइम वाटर होता है ये आपका CO2 के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, आपका CaCO3 बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस आपका यहाँ पे आपको वाटर के ड्रॉपलेट्स भी दिखाई देंगे, अच्छा छोटे 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 ऐसे पानी के H2O के आपको ड्रॉपलेट्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे। आई होप आपको ये रिएक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने तुम्हें बढ़िया करके एक्सप्लेन करी है, ये जो रिएक्शन है ना ये एक्सोथर्मिक होती है, पता है तुम्हें, और ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है आपका H2+O2, ये रिएक्शन भी हम देख चुके हैं, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट आपका देना, यानी कि ऐसी रिएक्शन जो आपका एनर्जी देगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है, जब ये आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, ठीक है, ये अभी हम जब बायो पढ़ेंगे ना इसकी, आई थिंक जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन हो रही है, दिस रिएक्शन इज व्हाट, दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। एक किसकी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसमें, 6CO2 प्लस 6H2, और यहाँ पे क्या मिल रही है, एनर्जी। देखो अगर एनर्जी मिल रही है, अगर एनर्जी मिल रही है तो वो क्या रिएक्शन है, तो वो क्या रिएक्शन है एवरीवन, तो वो हमारी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। ठीक बात समझ में आ गया। अब ये जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। देखो बर्निंग ऑफ कोल ये है, बर्निंग ऑफ कोल यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और ये आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। तो ये देखो हाइड्रोजन का ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के ऐसे दो मॉलिक्यूल हैं, फिर ये दो हाइड्रोजन के साथ एक ऐसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चिपक जा रहा है। समझ में आ गई होगी ये बात। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो डिकम्पोजिशन है आपका इसका वेजिटेबल मैटर का इनटू कंपोस्ट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आपने अपने घर में ना, आप ट्राई करना इस चीज़ को, आपने केला खाया, फ्रूट्स खाया, कोई भी चीज़ आपने छिली, घर के किसी भी गार्डन में डाल देना, ठीक है, वहाँ पे आपको जो कंपोस्ट बन जाएगा, कंपोस्ट का बेसिकली ऑर्गेनिक खाद है एक टाइप की, वो बन जाएगी। जब वो खाद बनी होगी ना बेटा, सॉइल का टेम्परेचर भले ही बहुत स्लाइटली लेकिन अप हो जाता है, यानी कि जब आपका जो वेजिटेबल मैटर था, देखो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना होता है। वेजिटेबल मैटर का जब क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन का मतलब हुआ टूटना, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो गया, उसका उसका क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। तो आपकी यहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है। इतनी बात तो आई थिंक आपको पता ही होगी, है ना। ऐसा कुछ कंपोस्ट बनने की प्रोसेस बेसिकली जो आपकी है वो क्या है, आपकी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। बेटा यहाँ से हम जितनी भी प्रोसेस बात करेंगे वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस ये होती क्या है, विच टेक या फिर आपकी रिक्वायर करती हैं आपकी एनर्जी टू टेक प्लेस, ठीक है, टू टेक प्लेस, यानी कि जो चाहती हैं कि उनको एनर्जी मिले तभी वो रिएक्शन होती हैं। अच्छा अब इनकी एग्जांपल कौन से हैं, यानी कि देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो आपको एनर्जी ऐसे बाहर डेसिपेट हो रही थी, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको देनी पड़ेगी तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अच्छा अब चलो यहाँ पे समझो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो अब हम जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन बात करने जा रहे हैं वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ टूट रही है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी चीजें टूट जा रही हैं। क्या हो रही हैं, यहाँ पे हमारी चीजें टूट जा रही हैं। क्या जा रही है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। अब आप बोलोगे तो फिर यहाँ पे एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है, क्योंकि बेटा ये बहुत जिद्दी कंपाउंड है। जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, देखो FeSO4 आयोनिक कंपाउंड है, CaCO3 आयोनिक कंपाउंड है। तो बेटा आयोनिक कंपाउंड कभी भी होता है ना बेटा, वो ऐसा आसानी से नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, आयोनिक जो कंपाउंड होता है ना, उसके बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो मेटल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो कभी भी अगर आयोनिक कंपाउंड किसी भी चीज़ का है ना बेटा, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड में यहाँ पे लिख देता हूँ। आयोनिक कंपाउंड में कोई भी अगर आयोनिक कंपाउंड है ना, आयोनिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। एंड बेटा ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये ऐसा, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है कि आप इसको ऐसे ही तोड़ दो कि हाँ थोड़ा सा खींचा टूट गए, ऐसा नहीं होता है। आपका ये जो FeSO4 है, ये तभी रिएक्ट करेगा जब आप यहाँ पे क्या दोगे, इस रिएक्शन में हीट दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ही इतना स्ट्रांग है कि वो नहीं टूट रहा है भैया खुद से। तो आप खुद से एनर्जी दोगे ताकि वो बॉन्ड टूट जाए। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे तभी जाके, ज़्यादा एनर्जी लगाओगे बेसिकली, तभी जाके आपका टूटेगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई। अच्छा, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कितने टाइप की। अब हमारे सिलेबस में जो हम डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं ना, वो कौन कौन सी रिएक्शन है, थोड़ा सा इनको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम करेंगे साइड यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ इस टाइप से। चलो अब यहाँ पे लेते हैं हम क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की हैं जो आपको इस सिलेबस में पढ़नी है। सबसे पहली है आपकी थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस। सेकंड आपको पढ़नी है आपकी फोटोलाइसिस, और थर्ड आपको पढ़नी है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस। आप इलेक्ट्रोलिटिक भी बोल सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, उसको आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो, और इसको आप थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन बोल सकते हो। देखो, थर्म वर्ड का मतलब क्या होता है, थर्म वर्ड का मतलब होता है आपका हीट। लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। फोटो का मतलब होता है लाइट, और यहाँ पे लाइसिस ब्रेक डाउन है, और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो थर्मोलाइसिस यानी कि थर्मोलाइसिस टाइप की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उनमें आप हीट दे रहे होगे तब ब्रेक डाउन हो रहा होगा। फोटोलाइसिस रिएक्शन में आप हीट दे रहे होगे तब, सॉरी, फोटोलाइसिस रिएक्शन में आप लाइट एनर्जी दे रहे होगे तब ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ऐसी आपकी जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी कि जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होगे तब आपका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा होगा। समझ में आ गई बात। चलो स्टार्ट करें। थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस को आप थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। अब आपको अभी यहाँ पे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का कलर नोटिस करना है, फिर आपको हीट करना है इसको, और ऑब्जर्व करना है कलर को आफ्टर हीटिंग। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, कोई भी जो कंपाउंड होता है ना, कई बार उनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखो FeSO4.7H2O यहाँ पे लिखा हुआ है, FeSO4.7H2O। अब ये इसका मतलब है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है। अब थोड़ा सा ना इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट एक स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर ले लूँगा ग्रीन। देखो, हुआ क्या था, आपका जो FeSO4 होता है, आपका जो फेरस सल्फेट होता है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है आपका FeSO4। ठीक है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4.10H2O। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझते हैं, और ये कौन सा कलर का होता है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं कि FeSO4.10H2O का मतलब क्या होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे लेते हैं एक सर्कल, ग्रीन कलर का ही लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा हमें एक बड़ा सा सर्कल बनाना है, इतना बड़ा काफ़ी है। अब इस पर हम बहुत सारे छोटे सर्कल्स बनाएंगे। ठीक है, कलर के यहाँ एक बनाते हैं। आई थिंक हमने यहाँ पे
तो छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आपका है 7H2O, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 7H2O बनाना है, सॉरी, यहाँ पे आपका 7H2O, ठीक बात हो गई। चलो अब बनाएं सर्कल्स। देखो एक सर्कल यहाँ पे, इसको थोड़ा सा, तो इसको हम थोड़ा सा पोजीशन कर लेते हैं सही से। ये वाला जो सर्कल है इसको थोड़ा सा यहाँ पोजीशन करते हैं। अब हम यहाँ से बनाते हैं, देखो 1 2, थोड़ा सा साइज इसका छोटा करना है, 3 4 5 6, और यहाँ पे एक छोटू सा सर्कल। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी, बेसिकली अब इसका मैं आपको यहाँ पे मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या कर रहा हूँ, इसका मैं आपको यहाँ पे मतलब समझाने की कोशिश, तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये एक FeSO4.7H2 की फॉर्मूला यूनिट है, यानी कि अगर ये एक FeSO4 का, देखो ये ग्रीन का एक FeSO4 का मॉलिक्यूल है, और इसके बाहर ऐसे ये 7H2O के, यानी कि 7H2O के मॉलिक्यूल, 7H2O के मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। इसका मतलब होता है FeSO4.7H2O। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये कैसा कंपाउंड है, यह है तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड, यानी कि बेटा सीधे तरीके से तो ये मतलब ब्रेक डाउन होने नहीं वाला है इसका। तो होगा क्या यहाँ पे, आप यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। अभी तक तो समझ में आ गया होगा, इधर पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ पे भी, और इसको हम कर देते हैं गायब, हम कर देते हैं गायब, ठीक है। अब देखो ये एक आयोनिक कंपाउंड है, यानी कि हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या था, पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, FeSO4 था, डॉट आपने क्या करा, 7H2O था। सबसे पहले हीट दी, कौन से कलर का था भैया, सॉलिड कलर का था, और कलर था ग्रीन। तो यहाँ पे आपको मिलेगा FeSO4 प्लस 7H2O। अच्छा बेटा, जो ये पहले था ना, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो पहले था ना, इसको हम कहते हैं हेप्टाहाइड्रेटेड, हेप्टाहाइड्रेटेड, यानी कि पानी है ना तो हाइड्रेट है वो, हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। और जो यहाँ पे बना, यहाँ से पानी उड़ गया, यहाँ पे हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट था, यहाँ से पानी उड़ गया, इसको हम कहते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, यानी कि जिसमें पानी नहीं है। एनहाइड्रस का मतलब पानी नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ इस टाइप का बना, और ये पानी क्या है, वेपर बन के उड़ गया। अच्छा अब आपने क्या करा, इन दीदी ने ये FeSO4 को और हीट करा। अच्छा ये कौन से कलर का होता है, ये होता है वाइट कलर का। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का था पहले, वो ये था आपका ग्रीन कलर का, ये ग्रीन कलर का, मतलब आपने एक चीज नोटिस करी, जैसे इससे पानी उड़ा, इट मीन्स ये जो पानी उड़ा है ना, इसका पता है क्या काम होता है, प्रोवाइड, प्रोवाइड कलर टू कंपाउंड, ठीक है, प्रोवाइड कलर टू कंपाउंड, यानी कि आपके ये कंपाउंड को क्या प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब ये FeSO4.7H2O था, ये FeSO4 में टूटा, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में टूटा, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट में टूटा, प्लस आपका ये पानी उड़ गया, वेपर बन के उड़ गया। देखो इसका मतलब होता है गैस, इसका मतलब सॉलिड होता है, सॉरी PPT होता है इसका मतलब, ठीक है। इसका मतलब ये साइन है आपका गैस का होता है, ठीक है। आप डॉट जी भी लिख सकते थे, ठीक है, समझ में आ गई। अब ये FeSO4 जो यहाँ आया था ना, इसको आपने यहाँ पे लिया और हीट दिया आपने इसको, आपने कहा नहीं हम तो तुझे अब पूरा ही तोड़ देंगे, वाइट कलर का है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये टूटेगा, ये आपका टूटेगा Fe2O3 प्लस SO3 प्लस SO4 में। देखो यहाँ पे भी आपकी यही रिएक्शन लिखी होंगी से पहले वाले में, Fe2O3 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो Fe2O3 है बेटा, इसका कलर होता है रेड, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, और इसका कलर है वाइट। तो ये वाइट से रेडिश ब्राउन में, यहाँ पे कौन सी गैस है, ये आपकी सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, और यहाँ पे SO2 आएगा, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। और इसको चेंज करते हैं हम थोड़ा सा, ये आपका SO2, ये कौन सी गैस है, ये है आपकी सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो यहाँ पे आपके ये प्रोडक्ट बन,
है। तो हुआ क्या, FeSO4 वाइट कलर का था, टूटा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में टूटा। इसको क्या कहते हैं बेटा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में टूटा, प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे आपकी बन जाती है। समझ में आ गई होगी आई थिंक इतनी सी बात आप सभी को। अब यहाँ पे एनसीईआरटी एक्टिविटी में क्या कह रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, फिर आपको उनको जलाना है। लेकिन जलाने में ये प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है। देखो रिएक्शन मैंने तुम्हें क्लियर करवा दी, ये और ये दोनों। अब यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, वैसे तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये है ना, ये वाइट कलर का है, दिख रहा होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, आपको क्या करना है, जब ये रिएक्शन हो रही होगी ना, यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखाया था कि SO2 और SO3 करके ऐसे गैस निकल रही हैं। इन गैस को सीधे टेस्ट ट्यूब अपने मुंह पे पॉइंट नहीं करनी, सबसे पहली चीज है, क्योंकि आपका मुंह इससे बहुत ज्यादा ये रिएक्शन में ये जो गैस निकलती है तेजी से निकल रही है, तो आपके मुंह को डैमेज कर सकती हैं। बेसिकली डैमेज तो क्या ही करेंगी, बट आपका मुंह जल सकता है इन गैसेस से। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐसे वाफ्ट करना है इन गैसेस को। वाफ्ट का मतलब, जैसे ये दीदी को देखो, ऐसा और ऐसा इनका हैंड मोशन हो रहा है ना, ऐसा और ऐसा इनका हैंड मोशन हो रहा है, इसका मतलब होता है वाफ्टिंग द गैस। तो देखो ये दो प्रिकॉशन है, ये 2019 का PYQ है आपका, कि व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट वी शुड टेक ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं, पहले वाली यहाँ पे आते हैं हम। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का, SO3 बन रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखो एनसीईआरटी ने तुम्हें यहीं छोड़ दिया। एनसीईआरटी ने कहा ये हम पढ़ाएंगे ही नहीं, SO4 यहाँ पे .7H2O, इसी में यहाँ से ये उड़ गया था, इनका पानी भी ऐसे उड़ गया। तो एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, FeSO4.7H2 होता है, पहले से पानी उड़ता है तो एक वाइट कलर का सॉलिड बनता है, उसके बाद ये वाइट सॉलिड को हीट करोगे तब एक रेड कलर का सॉलिड बनेगा, जिसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। आई थिंक आपको थर्मोलिसिस की पहली रिएक्शन जो की था डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट एकदम क्लियर हो गई होंगी। चलो अब यहाँ से इसके बाद वाली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, यहाँ पे जो ये रिएक्शन होती है ना, ये होने के लिए रिक्वायर होता है बहुत हाई टेम्परेचर, रिक्वायर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, या फिर आप इसको लिख सकते हो एक्सट्रीम हाई हाई टेम्परेचर। ठीक है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर। जैसे जो ये वाली एक्टिविटी थी ना बेटा, ये आप लैब में कर सकते हो, नो डाउट आप इस रिएक्शन को अपनी लैब में कर सकते हो, केमिस्ट्री वाली लैब में, बट दिस रिएक्शन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। आई थिंक कुछ 700 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, विच इज़ टेक्निकली नॉट पॉसिबल इन योर स्कूल लैब, राइट। तो हम यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ। अब है क्या यहाँ पे, यहाँ पे आपका क्या है, ये है लाइमस्टोन। ठीक है, ये लाइमस्टोन मैंने बताया था, लाइमस्टोन का फॉर्मूला ये होता है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो सॉलिड को, तो आपको मिलता है क्विक लाइम, आपको मिलता है CO2 गैस। बहुत इजी रिएक्शन है तो, और इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखो ये चीज़ मैंने तुम्हें बताई है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, कौन सा है, सॉलिड है। अच्छा, इसका कलर क्या है, वाइट कलर का है, ये भी बताया था मैंने। और जब इसको हीट दोगे, हीट बहुत हाई टेम्परेचर की दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CO, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्विक लाइम, वाइट ही कलर का होता है, प्लस आपका CO2 बन जाती है, जो कि गैशियस स्टेट में की गैस होती है। अच्छा, सेकंड रिएक्शन भी किया। अब हम बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, एनसीईआरटी की अगेन एक बहुत ज़्यादा फेवरेट रिएक्शन। चलो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखो इस एक्टिविटी में क्या करना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है आपको एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर अंदर। ठीक है, ऐसा आपने कुछ लेड नाइट्रेट लिया। अच्छा, आपने यहाँ पे लेड नाइट्रेट लिया, तो इसके बाद क्या है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको हीट कर देना है इसको ओवर फ्लेम, यानी कि आपको इसको पूरा मस्त करके एकदम गर्म करना है। अब उसके बाद की रिएक्शन हो क्या रही है, आपको वहाँ पे कुछ फ्यूम्स टाइप की दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो वो फ्यूम्स बनती हैं। ठीक है, वो फ्यूम्स बनती हैं सबसे पहले तो, और ये जो फ्यूम्स बनती हैं ना, ये किस चीज़ की हैं, ये आपकी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की। चलो एक बार अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या था, लेड नाइट्रेट था। कलर सबका याद रखो, ये वाइट कलर का होता है, ये PbO येलो कलर का होता है, ये NO2 एक ब्राउन गैस है, और ऑक्सीजन इज कलरलेस। ठीक है, ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता। चलो अब हम क्या करते हैं, आपने क्या करा, आपने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, आपने आपने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, यहाँ पे मैं एक टेस्ट ट्यूब बना लेता हूँ आप सभी के लिए। आपने कुछ एक इस टाइप की टेस्ट ट्यूब ली थी।
ऐसे करके एक टेस्ट ट्यूब ली थी आपने, ब्लैक कलर की। हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं मार्कर की ओपेसिटी को। ऐसी आपने ये टेस्ट ट्यूब ली थी, है ना, ऐसी कुछ टेस्ट ट्यूब है आपकी। और आपने इसमें क्या करा, यहाँ पे ऐसे करके फ्यूम लगा रखी हैं, ठीक है। ये क्या है, ये आप इसको हीट कर रहे हो। दिस इज वॉट यू आर डूइंग, दिस इज यू आर हीटिंग इट। ये थोड़ा सा मार्कर छोटा करते हैं, कुछ इतना। हीटिंग, यहाँ पे आपका क्या है, ये वाइट कलर का सॉलिड था, ठीक है। ये रिएक्शन से पहले वाइट कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी ना बेटा, ये आपका येलो कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, ये देखो। आपका लेड नाइट्रेट था, ठीक है। ये आपका कौन सा कलर का था, वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है एस। ये आपका हीट जब आप इसको करते हो तो ये आपका देता है PbO, जो कि क्या होता है, ये येलो एक ऑक्साइड होता है, ठीक है, येलो ऑक्साइड। प्लस ये आपका देता है NO2, जो कि क्या है, ब्राउन गैस है, मैंने लिखा भी है वहाँ पे, क्या है, ब्राउन गैस है। प्लस आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो लेड नाइट्रेट का ब्रेकडाउन होता है आपका लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ये रिएक्शन हो क्या रही है, थोड़ा सा यहाँ पे देखो एक बार। ये देखो यहाँ पे ये दिख रही है, ये है आपकी ब्राउन गैस। तो मैं आपको सब डी ब्लू से लिखता हूँ, ये क्या है, ये है ब्राउन गैस। ये देख रहे हो, ये येलो सॉलिड बनना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, येलो येलो सॉलिड, ठीक है, येलो सॉलिड बनना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और इसी टाइप से आपकी जो ये रिएक्शन है ये आपकी निकल सकती है, ठीक है। आई थिंक आपको ये रिएक्शन अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और अभी तक की जो हमने रिएक्शन पढ़ी है सब क्लियर हो गई होंगी। चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते थे हमारी दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज आपका इलेक्ट्रोलिसिस। देखो स्टार्टिंग की रिएक्शन में टाइम लग सकता है, लेकिन इसके बाद की रिएक्शन में आई थिंक टाइम नहीं लगता। तो आई एम सॉरी, जो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलिसिस है, ठीक है। आप वाटर को डिकम्पोज कर रहे हो, कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस है। अब ये भी बताया है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके ब्रेकडाउन होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, अब यहाँ पे सेटअप क्या है, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे ये पानी में वैसे दिया नहीं हुआ है, फिगर में इन लोगों को देना चाहिए था। यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे HCl घुला रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या घुला है, यहाँ पे आपका HCl घुला है। HCl का मतलब क्या होता है, HCl का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए वैसे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐड कर रहे हो ताकि आपकी पानी में क्या बढ़ जाए, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी भैया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप HCl को ना बेटा पानी में डिजोल्व करते हो तो ये ऐसे आयंस में टूटता है, ठीक है, H3O+ और Cl- इस टाइप के आयंस में टूटता है। और जब ये जो आयन में टूट रहा है ना, और आयंस क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से आप HCl को पानी में मिलाते हो, ठीक है। सेटअप क्या है, एक मग ले रखा है, उसमें पानी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने इलेक्ट्रोड ऐसे करके घुसा रखी है, यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रोड घुसाई है, और यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे ही आपने ये वाटर का मॉलिक्यूल लिया, आपने वाटर का मॉलिक्यूल लिया और उसको आपने हीट करा, हीट करा 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 सॉरी हीट करा कह रहा हूँ, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने की कोशिश करी, ऐसे करके ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है ना बेटा, इसमें क्या है, 2H2O, यहाँ पे आपकी क्या गैस निकलती है, 2H2 गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस में, और ऑक्सीजन गैस में आपका ये ब्रेकडाउन हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये कौन सी गैस कहाँ बनेगी। देखो हाइड्रोजन गैस आपकी बनती है कैथोड के ऊपर, और ऑक्सीजन गैस बनती है आपकी आपकी एनोड के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है आपकी एनोड के ऊपर। यानी कि जैसे अगर कुछ ये इस टाइप का सेटअप है ना, ये अगर इस टाइप का सेटअप है, ये अगर इस टाइप का सेटअप है, तो ये देखो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, एनोड जो होता है वो हमेशा उसको कहते हैं, ऐसी इलेक्ट्रोड जो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। ऐसी इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कह देते हैं, ठीक है, कि क्या कहते हैं, कैथोड कह देते हैं। तो बेटा जहाँ पे कैथोड है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बन रही है। अब आप ये देखो यहाँ पे ये ज़्यादा खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन गैस डबल बनती है।
हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का इवॉल्व रेशियो क्या है, 2:1 है। यानी कि यहाँ पे अगर दो मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन के बन रहे तब जाके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इससे डबल स्पेस लिया है यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन ने, जो कि यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे बबल्स भी हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। क्यों बबल्स ज़्यादा दिख रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन गैस ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलो हम बात करते हैं हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट पार्ट, विट इज़ योर फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि आप लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर रहे हो। ठीक है, अब आप समझो कि होता क्या है यहाँ पे आपने लिया है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ऐसा आपने लिया है सिल्वर क्लोराइड। ये कौन से कलर का है? वाइट कलर का है। ठीक है, वाइट कलर का है। देखो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स यहाँ पे हमने वाइट कलर के हैं, कुछ कुछ डिफरेंट है, वो याद रखना। ये वाइट कलर का सॉलिड लिया है। यहाँ पे क्या है, ये वाइट कलर का सॉलिड है। इसको आपने जब सनलाइट की प्रेजेंस में आपने बाहर छोड़ दिया, ऐसे ही ये देखो चाइना डिश में आपने सिल्वर क्लोराइड छोड़ दिया, आपको सिल्वर मेटल मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स सिल्वर कलर का होगा। और आपकी क्लोरीन गैस उससे इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि आपको शाइनी सिल्वर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ऐसी अगर आप ये सिल्वर ब्रोमाइड को ऐसी छोड़ दोगे आप धूप में, तो सनलाइट की रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिल्वर प्लस आपका ब्रोमीन गैस। ये कौन सी गैस है? इसका नाम है ब्रोमीन गैस। और बेटा यहाँ पे आपको सिल्वर के इम्प्रिंट्स मिलते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा करके देखना घर में, अगर मिल जाए केमिकल्स, तो यहाँ पे आपको इस टाइप के ये इम्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के इम्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो अगर ये सिल्वर है, तो इस टाइप के ये क्या है, ये इम्प्रिंट्स आपको देखने को मिलेंगे। दीज इम्प्रिंट्स यू कैन सी। और ऐसे ही इम्प्रिंट्स बना बना के हम क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। देखो यूज़ आ गया ना जहाँ पे बेटा, जहाँ जहाँ पे यूज़ आ रहे हैं ऐसा हाईलाइट कर लो। यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि इनका यूज़ इन दोनों रिएक्शन का यूज़ किस में किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। खासकर फर्स्ट रिएक्शन ये हो गई, सेकंड रिएक्शन ये हो गई आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन, विच इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो ही टाइप की रिएक्शन पढ़नी है हमें। फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट रिएक्शन है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड थर्ड जो आपकी रिएक्शन है, उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, अब मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाने से पहले मुझे आपको बहुत सारी बेसिक बातें बतानी है। ठीक है, तो उन बेसिक बातों के लिए थोड़ा सा तैयार रहना। चलो पहले यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं, बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, कभी भी केमिकल फार्मूला कैसे बनता है वो तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया। देखो कुछ ना, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसमें क्या होती है ये सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो, के कुड़ी नाल कार मांगो अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चलें मथुरा साथ घूमने। हम चले मथुरा साथ घूमने, साथ घूमने। अरे आएगी नहीं पूरी, गेस करनी पड़ेगी। टू राइट इट। बेसिकली ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तुम बोलोगे ये क्या हो गया एकदम से, ये हमें पता कैसे चलेगा। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कर देते हैं डिलीट। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज इज बेसिकली एन अरेंजमेंट। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आपका रिएक्टिविटी सीरीज। बेसिकली है क्या? रिएक्टिविटी सीरीज इज जस्ट द अरेंजमेंट। ठीक है, क्या क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, कुड़ी नाल कार मांगो, मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, साथ में अल्टो, इसको फिर लेकर, को फिर लेकर हम चलें मथुरा, मथुरा साथ घूमने, साथ घूमने पंकज। ठीक है, अब यहाँ पे ये है क्या? देखो, ये किस किस के सिंबल है, मैं पहले तो तुम्हें पता होने चाहिए, नहीं है तो गलत बात है। देखो, इसको कहते हैं पोटेशियम, ये आपका है सोडियम, ये है कैल्शियम, दिस वन इज मैग्नीशियम, देन दिस इज एल्यूमिनियम, दिस जिंक, आयरन,
लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये आपका मरकरी है, ये आपका सिल्वर है, ये आपका गोल्ड है, ये आपका प्लेटिनम है। ठीक है, अब ये है क्या बेटा, इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ये टॉप एलिमेंट है ना, ये क्लास का सबसे शरारती बच्चा मानो, यानी कि ये जो ये है ना, ये जितनी ऊपर जाती जाएगी उतना ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो देखो, तुम्हें एक चीज़ बेसिक बात पता होनी चाहिए कि जो हमारे मेटल है, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और इसीलिए उनमें क्या होता है, इनका रेट फास्ट है। बेसिकली जो पोटेशियम है वो ज़्यादा जल्दी डोनेट करेगा, ये बेसिकली ज़्यादा दयालु है मान लो। सोडियम पोटेशियम से कम दयालु है, सोडियम से कम दयालु कैल्शियम, ऐसे करते करते आपका सबसे जो कम दयालु है वो आपका प्लैटिनम है। यानी कि जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव। अब इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, मान लो अगर मान लो पोटेशियम है, ठीक है, अगर आपका पोटेशियम है और उससे कम कोई रिएक्टिव मेटल है, यानी कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना वो अपने से कम रिएक्टिव कंपाउंड को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में आपका क्या कर लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मान लो आपके दो दोस्त थे, अमन और आपका परिवेश। ठीक है, आपके दो दोस्त थे, अमन थे और आपका परिवेश था। ठीक है, अब ये जो अमन है, ठीक है, ये जो परिवेश है ना, ये शांत एकदम बढ़िया बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है ये परिवेश। वहीं पे अमन थोड़ा सा शरारती है, बट अमन और परिवेश की दोस्ती है। अब इनके साथ आ गया प्रथम नाम का एक बच्चा। प्रथम बेटा बहुत रिएक्टिव, बहुत शैतानी करता है, बहुत जल्दी जल्दी शैतानी कर देता है। तो बेटा अमन क्या करेगा, अमन देखो, अब अमन जो है, जो प्रथम है वो परिवेश को रिप्लेस कर लेगा, क्योंकि परिवेश शैतानी करता नहीं है, अमन को शैतानी करने वाला पसंद है। तो अमन और प्रथम का कंपाउंड हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आपका परिवेश हो जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत 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 ज़्यादा इजी एनालॉजी है आपकी समझने के लिए, जो आपको हेल्प करेगी कि इस चीज़ को आप समझ कैसे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये किस टाइप से रिएक्शन हो रही है। तो बेसिकली बात क्या है ना, अपनी बात ये है कि आपका जो ये है, आपकी जो ये रिएक्शन है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ज़्यादा ऊपर होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज में जितना ज़्यादा ऊपर होगा, बेसिकली वो अपने साथ वाले मेटल से उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ज़्यादा ऊपर है वो अपने साथ वाले मेटल से उतना ज़्यादा रिएक्टिव है, और वो उसको उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो है जो कम रिएक्टिव है तो वो उसको रिप्लेस कर लेगा। आई थिंक ये बात आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कैसे करेगा। ठीक है, पहली बेसिक बात है ये। अच्छा, अभी यहाँ पे ना एक नाम आएंगे, देखो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो ये नामकरण कैसे करते हैं, आई थिंक अभी तक आप लोगों को थोड़ा सा हो गया होगा कि यार फेरिक फेरक क्या चल रहा है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ एलिमेंट है जैसे आयरन है, फेरन लिख रहा हूँ मैं, जैसे आपका आयरन है और आपका आपका कॉपर है, इनकी दो वैलेंसीज होती हैं। आयरन की एक एक वैलेंसी होती है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। कॉपर 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो बेटा जब ऐसा कंपाउंड बन रहा है जहां पे आयरन अपनी लोअर वैलेंसी पे है, यानी कि देखो अगर कभी भी आयरन अपनी लोअर वैलेंसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो वहां पे आप सफिक्स लगा देते हैं, सफिक्स आप लगा देते हैं ऐसे करके, इक, ठीक है, फेरिक, सॉरी लोअर वैलेंसी ना, तो लोअर वैलेंसी में आप लगा देते हैं ऐसे करके अस, सफिक्स क्या है, अस है। वहीं अगर ये हायरर वैलेंसी है, हायरर वैलेंसी है तो वहां पे हायर वैलेंसी में क्या होता है, सफिक्स आ जाता है इक। ठीक है, जैसे 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 मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आई थिंक अभी तक तो समझ में आ गई होगी, तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसी पेज पे अपना ये वाला काम जो है वो एकदम बढ़िया करके निपट जाए। इसको थोड़ा सा करता,
इसको और छोटा करते हैं, छोटा 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 छोटा, और यहाँ इतना आई थिंक काफ़ी है। अब देखो समझो है क्या यहाँ पे। जैसे मान लो अगर आयरन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? दो, मतलब सॉरी, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। अब अगर आयरन की वैलेंसी यहाँ पे, सॉरी, अभी अगर यहाँ पे आयरन की वैलेंसी अगर 3 है, तो बेटा ये ऐसे क्रॉस क्रॉस होगा, तो यहाँ पे ये बनेगा Fe2O3। बेटा इसको बोलोगे फेरिक ऑक्साइड। क्यों क्यों बोलोगे फेरिक ऑक्साइड? क्योंकि यहाँ पे हायर वैलेंसी है। वहीं अगर Fe है और O है, अगर आयरन ने डोनेट करे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन करे, तो ये ऐसे ऐसे होगा, तो यहाँ पे कट जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा FeO। इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड। ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ गया होगा, ऐसे अस और इक करके आता है। अब देखो आयरन जब सल्फेट बनाएगा, देखो सल्फेट आयन की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे अगर आयरन FeSO4 बन रहा है, तो यानी कि आयरन ने भी 2 ही डोनेट करे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम कह देते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं? फेरस सल्फेट। आई थिंक ये फेरस, फेरिक, फेरस ये सब समझ में अभी तक आ गया होगा। चलो फटाफट से रिएक्शन कंप्लीट करते हैं हम हमारी। ठीक है, अब हम हमारी रिएक्शन कंप्लीट करते हैं फटाफट से। देखो है क्या, मैंने तुम्हें क्या बताया कि सबसे पहला टाइप है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पे क्या है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसको क्या कर लेगा? रिप्लेस कर लेगा। क्या कर लेगा? एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, एक कम रिएक्टिव मेटल है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से क्या कर लेगा? डिस्प्लेस कर लेगा। अच्छा, आप समझते हैं कैसे? जैसे अगर Fe है और CuSO4 है, तो रिएक्टिविटी सीरीज देखना, रिएक्टिविटी सीरीज में Fe की जो रिएक्टिविटी है वो Cu से ज़्यादा होगी, तो Fe क्या कर लेगा? CuSO4, ये कौन सा कलर का होता है? ये होता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, ये होता है आपका ब्लू ग्रीन कलर का, या सॉरी यहाँ पे आप इसको लिख लो, ये होता है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, समझ में आ गया ये बात? आई थिंक ये आपका ब्लू ग्रीन, सॉरी ब्लू कलर का है, तो यहाँ पे ये आयरन सल्फेट बनाएगा विच इज ऑफ ग्रीन कलर। और यहाँ पे आपको Cu मेटल मिलेगा। Cu मेटल का कलर होता है ब्राउन रेड, ये रेडिश ब्राउन भी कह सकते हो जिसको। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्या हुआ, यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव था Cu से, तो उसने क्या कर लिया? उसने डिस्प्लेस कर लिया कॉपर को, और बना लिया अपना सल्फेट उसके साथ। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या बना लिया? यहाँ पे उसका अपने साथ सल्फेट टाइप का बना लिया। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखो क्या हुआ, Fe था, CuSO4 ब्लू कलर का, FeSO4 बना ग्रीन कलर का प्लस Cu। अब ऐसी Pb है, देखो लेड जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। कॉपर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? कॉपर क्लोराइड का कलर होता है ब्लू ग्रीन। और जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक आप लोगों को विजिबल नहीं होगा यहाँ पे, तो हम लेते हैं ये वाला कलर, अच्छा लग रहा है, बेटर। कौन सा कलर है? ये है आपका ब्लू ग्रीन। एंड बेटा यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना रहा है ना, ये जो कंपाउंड बना रहा है PbCl2, ये होता है वाइट कलर का प्लस Cu। ऐसे ही जब Zn रिएक्ट करता है CuSO4 के साथ, तो क्या बनता है? तब बनता है ZnSO4। ये कौन से कलर का होता है? दिस इज कलरलेस, कोई कलर ही नहीं होता इसका, प्लस आपका Cu वही अपना ब्राउन कलर का। अच्छा, अब एनसीईआरटी ने क्या सेटअप दिया है? देखो एनसीईआरटी ने क्या करा है, आपको एक स्टैंड टाइप का दे रखा है, यहाँ पे एक स्टैंड टाइप का दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दे रखा है? एक थ्रेड से आप यहाँ पे आयरन नेल बांधे हुए हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो होगा क्या, रिएक्शन क्या होनी चाहिए? अभी अभी बताइए, मेरे साथ लिखो, Fe प्लस CuSO4 क्या बनता है? Fe प्लस CuSO4 बनता है FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। यहाँ पे हमारा क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन हो जाएगा, सॉरी इस सॉल्यूशन का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा। वहीं जो कॉपर मेटल है वो आपका इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ये क्या है? कॉपर मेटल डिपॉजिटेड ऑन सरफेस। ठीक है, कॉपर मेटल यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया, सॉरी कॉपर मेटल डिस्प्लेस हुआ और डिपॉजिट हुआ आयरन नेल के ऊपर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, पूछ लेते हैं। समझ में आ गई बात? अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। यानी कि यहाँ पे क्या है, एक रिएक्टिव मेटल जो है वो नॉन मेटल को रिप्लेस कर लेगा उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में से। जैसे अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत
फ्यू जिंक ग्रेन्यूल लेने हैं आपको। क्या करना है, बहुत छोटे से जिंक ग्रेन्यूल लेने हैं एक फ्लास्क के अंदर। कोनिकल फ्लास्क है, देखो इसको क्या कहते हैं, ये कोन टाइप का दिख रहा है, फ्लास्क है ये। यहाँ पे कॉर्क लगा रखी है, कॉर्क के ऊपर यहाँ पे देखो ग्लास ट्यूब लगा रखा है। ग्लास ट्यूब से क्यों लगाया है, अब देखो यहाँ होता क्या है, Zn है प्लस HCl है, यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। रिएक्टिविटी सीरीज जाकर देखना एक बार, फिर देखो रिएक्टिविटी सीरीज, ZnH से ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ZnCl2 प्लस H2 गैस बन जाती है। H2 गैस ऐसे करके इवॉल्व हो जाती है, ये रिएक्शन यहाँ पे फॉलो होती है। Zn सॉलिड स्टेट में था, HCl एक्वस स्टेट में था, और ZnCl2 आपका एक्वस बनेगा, और ये H2 क्या होगी, गैस यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगी। ये जो ZnCl2 बनेगा, ये जो आपका यहाँ पे ZnCl2 बन रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल कि आपका कैसे यहाँ पे जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है आपका मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपका एग्जाम्पल है मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो ये ZnCl2 का कलर है, ये कैसा होता है भैया, ये होता है आपका वाइट। फिर से वाइट कलर आ गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो यहाँ पे कैसे कलर के हैं, वाइट कलर के हैं। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, आई थिंक अभी तक तो समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ये जो H2 गैस है, ये कुछ इस टाइप से निकल जाएगी। पता कैसे चलेगा H2 गैस निकली है, H2 गैस निकलने का हमें पता चलेगा क्योंकि H2 गैस जो होती है वो बर्न करती है आपकी, ये तो सुन ही लिया होगा अभी तक, स्क्वीकी स्क्वीकी पॉप साउंड के साथ है करके आवाज आती है, और ऐसे ये क्या करती है, बर्न करती है। भी आप कमीशन करके देखना है इसका। और ऐसे, और हाँ एक और चीज़ होगी, जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे जब आप इस फ्लास्क को टच करोगे, आप क्या महसूस कर सकोगे, पता है, हीट महसूस कर सकोगे। अब ये हीट महसूस करने से हमें एक बात पता चलती है कि अब यहाँ पे देखो ये मेटल नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि ये एक मेटल है पहली बात तो, और ये Cl है, तो ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस करा उसके सॉल्यूशन में से। इससे हमें एक बात पता चलती है, पता है क्या, ये मैं थोड़ा सा अलग पेज में हाईलाइट करके लिखूंगा। कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कभी भी अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो वो दो चीज़ तो जरूर होती है। पहली चीज़ होती है कि वो होती है एक्सोथर्मिक, ठीक है। सेकंड चीज़ वो होती है रिडॉक्स। अभी हम ये बात करेंगे कि रिडॉक्स वगैरह क्या होता है, बट ये याद रखो और ये याद रखो, कोई भी जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें अगर डिस्प्लेस करना है तो आपकी हीट एनर्जी जरूर लगती है, सॉरी हीट एनर्जी जरूर आपकी इवॉल्व होती है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा। चलो फटाफट से हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज आपका आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं सॉलिड सॉलिड। यहाँ पे ये आपका कौन सा है, तो मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे आपकी जो ये रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से हम कौन सी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ से, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, ये थोड़ी सी खास है क्योंकि ये इकलौती है आपके सिलेबस में जो कि इस टाइप के पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रही है। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या है, ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मार्कर से छोटे कलर का बनाते का साइज है, और यहाँ पे हम, ये कौन सी रिएक्शन है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ से आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट हो गई है। देखो सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे आपने क्या लिया है, आपने लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड। या अभी ये फॉर्मूला इतना मत देखो, बस यहाँ पे ये देखो हो क्या रहा है, डॉट H2O को छोड़ो, अभी बेरियम हाइड्रोक्साइड है प्लस आपने NH4Cl लिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहाँ पे भी सुनोगे ना, वहाँ पे होता है आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस। एक्सचेंज ऑफ आयंस जैसे मैं बताता हूँ, कोई भी आयोनिक कंपाउंड को लिखने का एक तरीका होता है, वो होता है कि अगर मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड है AB, तो वहाँ पे हमारा A जो है पॉजिटिव है, B नेगेटिव है। प्लस ऐसी मान लो कोई और आयोनिक कंपाउंड आप ले आए, C प्लस है, D आपका नेगेटिव है, तो बेटा ये पता है क्या बना लेगा, ये पता है क्या बना लेगा, ये आपका बना लेगा AD प्लस CB, ऐसे। ये क्या बना लेगा, CB बना लेगा।
यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये आयन, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, आपने देखा ये पहले इसके साथ था, ये अब इसके साथ चला गया, और ये इसके साथ था, ये इसके साथ चला गया। जैसे 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 मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपके पास दो दोस्त थे, ठीक है, आपके पास था अमन और प्रथम, ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक दोस्त का पेयर और था, वो था अक्षित और परिवेश। अब ये दोनों बहुत टाइम तक एक साथ रहे, तो पता है क्या हुआ, परिवेश को अमन पसंद आने लग गया, तो फिर हो गया अमन, अमन परिवेश, ठीक है, अमन परिवेश प्लस आपका क्या हो गया, अक्षित प्रथम, ठीक है, ऐसा यहाँ पे बन गया। यानी कि आप देख रहे हो इन दोनों के दोस्त चेंज हो गए। ऐसे ये ए का जो दोस्त बी था, सी का दोस्त डी था, तो फिर क्या हुआ, ये ए का दोस्त जो बी था वो अब डी हो गया, और सी का दोस्त जो अब डी था वो अब बी हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बेसिकली आयन एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई। अब सबसे पहले हम बाकी टाइप की देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हमारी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में वो रिएक्शन है जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका हो रहा है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ रिएक्शन, देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, आपको सोडियम सल्फेट लेना है और ऐसे आपको बेरियम क्लोराइड लेना है, मिक्स करना है, फिर देखना है क्या होता है। देखो बेरियम क्लोराइड था, ये कौन से कलर का है, दिस इज कलरलेस। सोडियम सल्फेट भी वैसे कलरलेस ही होता है। देखो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दिस इज कलरलेस। जब आप इन दोनों को साथ में मिलाते हो, पता है होता क्या है, यहाँ पे रिएक्शन लिखी हुई है, क्या होता है, आपने Na2SO4 लिया, सोडियम सल्फेट, प्लस आपने लिया था बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। ये प्लस पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, प्लस पार्ट नेगेटिव पार्ट, तो प्लस का ये माइनस के साथ हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये प्लस का आपका इस माइनस के साथ, ये प्लस का आपका इस माइनस के साथ, और इस माइनस का इस प्लस के साथ कंपाउंड है, तो BaSO4 प्लस NaCl करके आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो BaSO4 बना है ना बेटा, ये कुछ इस टाइप का ऐसे सेटल हो जाता है सॉल्यूशन में। कैसा कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। कैसा कलर दिख रहा है, यहाँ पे व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। कैसा कलर दिख रहा है, व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे NaCl भी बनता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, तो नमक है अपना, और BaSO4 ये जो सब्सटेंस बना है इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। एक और रिएक्शन देखते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन की जो ये रिएक्शन है ना, इन दिस रिएक्शन एक प्रेसिपिटेट जिसका नाम है लेड आयोडाइड, ये फॉर्म हो रहा है। अब रिएक्शन क्या है, ये आपकी है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की। यहाँ पे बन क्या रहा है, PbI2, ये पीबी, ये आपका पीपीटी है। जैसे ये PbNO3 कौन से कलर का है, कलरलेस है, पहले ही बताया मैंने। PbNO3 कौन से कलर का होता है, कलरलेस है। कौन सा है ये एक्वस स्टेट में, भी सॉलिड स्टेट में नहीं है, वहाँ पे सॉलिड में हमने दिलाया था ना उसे, तो ये एक्वस स्टेट में भी। जब आपने इसमें किया यानी कि पोटेशियम आयोडाइड डाला, पोटेशियम आयोडाइड डाला, ये भी कलरलेस ही दिखाई दे रहा है। ये जो ड्रॉप पड़ती हुई दिख रहे हो ना, ये पोटेशियम आयोडाइड। वहीं देखो ये लेड आयोडाइड बन जा रहा है यहाँ से, PbI2, ये कौन सा कलर का है, ये आपका येलो। अगर आपको ध्यान हो तो PbO भी कौन से कलर का होता है, येलो ही होता है, ठीक है, मैं जस्ट अभी बता रहा था। यहाँ पे आपका लेड आयोडाइड बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नेक्स्ट टाइप पे, जो कि आपका गैस वार्मिंग रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कोई गैस बन रही है, पक्का इतना पता है। अब ये NaHCO3 देखो, ये कौन से कलर का है, व्हाइट कलर का है। आपने इसमें जब आपका HCl डाला, देखो Na प्लस पार्ट, HCO3 नेगेटिव पार्ट, H प्लस पार्ट, Cl नेगेटिव पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो NaHCO3, इसको क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा मान लो। Na प्लस पार्ट, HCO3 एनाइनिंग पार्ट है, प्लस यहाँ पे आपने क्या लिया, H प्लस पार्ट, Cl नेगेटिव पार्ट। ये रिएक्शन क्या होगा, मैंने अभी अभी बताया था। यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो Na के साथ उसका दोस्त Cl बन जाएगा, और ये H का दोस्त ये आपका ये बन जाएगा, ये HCO3 का दोस्त कौन बन जाएगा, ये HCl बनेगा। अब ये यहाँ पे H2 हो गया और CO3 हो गया बेटा, लेकिन ये इतना स्टेबल नहीं होता है। फिर ये क्या होता है, ये बेसिकली स्टेबल क्या नहीं होता है, फिर ये डिसोसिएट हो जाता है। आपका क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, H2O और CO2 में। तो आपकी इंटर्न रिएक्शन क्या बनती है, NaHCO3 और NaCl की, सॉरी HCl की, इसमें आपका बनता है NaCl प्लस H2
H2O प्लस CO2। यहाँ पे आपकी ये जो गैस है ये इवॉल्व होती है। ये कैसी होती है? फिजिंग साउंड के साथ। फिजिंग साउंड, फिजिंग साउंड के साथ जब कोई भी गैस इवॉल्व होती है बेटा कि किसी भी रिएक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिंग साउंड के साथ जब कोई भी गैस इवॉल्व होती है उसको हम कहते हैं एफरविसेंस। एफरविसेंस, और प्रिसाइजली बोलूँ तो ब्रिस्क एफरविसेंस। कौन सी एफरविसेंस? ब्रिस्क एफरविसेंस के साथ क्या होती है? फिजिंग साउंड के साथ आपकी जो रिएक्शन है वो यहाँ पे कैरी आउट होती है। आई थिंक यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, NaCl था, H2O था, और यहाँ पे CO2 यहाँ पे गैसीय स्टेट का बना। अब कैसे पता चलेगा ये NaCl है ये HCl है? इसको मिलाया, ये देखो HCl प्लस NaHCO3 को तो क्या बन जाएगा? NaCl तो बनेगा। H2O और CO2, ये जो बबल्स देख रहे हो इतने सारे, दीज आर द बबल्स, दीज आर द बबल्स ऑफ CO2 यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं। आई थिंक ये रिएक्शन भी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। वैसे ये रिएक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैप्टर 2 की रिएक्शन है आपकी, मेटल की रिएक्शन, आपकी एसिड की रिएक्शन आपकी मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो आपकी यहाँ से ये रिएक्शन तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? वो आपकी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होना आयन एक्सचेंज ही है, बट ये आपको यहाँ पे दिख सकता है जब कोई भी एसिड है ना, ये भी आपका सेकंड चैप्टर का है। एसिड प्लस बेस जो है आपका, ये आपका देता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, जहाँ जैसे 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 मान लो अगर कोई HX करके कोई एसिड है और आपका OH करके, सॉरी OHM करके कोई बेस है, तो आपका वो XM सॉल्ट देगा प्लस HOH आपका ये देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत लिखी है, मैंने आपको अभी भी रूल बताया है कि, और थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसे, हाँ, HX है, HX है प्लस M आपका OH है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? आपका बनेगा XM प्लस H2। ठीक है, कैसे बनेगा? देखो, H यहाँ पे आपका NaOH है, तो Na क्या है? M है। ये क्या है आपका? OH ही है। ये H क्या है? HCl क्या है आपका? X है। यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा? XM, यानी कि Cl और Na एक साथ आएंगे और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो और ये जो रिएक्शन है ना बेटा, ये होती है आपकी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिकली ये सारी रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिएक्शन में इतनी ज़्यादा हीट थी, इतनी ज़्यादा हीट थी ना बेटा इस रिएक्शन में, कि यहाँ पे ये जो पानी था, ये जो लिक्विड में बना था, ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इवेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से आपको यहाँ पे भाप टाइप की दिखाई देने लग गई। तो रिएक्शन क्या हो रही है? देखो, रिएक्शन कुछ इस टाइप की है कि NaCl है, तो नेक्स्ट पेज ले लें, नेक्स्ट पेज ले ही लेते हैं। ठीक है, आपके पास था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका HCl था। ये आपका कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट, चेंज कर दो आयन, NaCl प्लस H2, वो आपका रिएक्शन हो जाए। समझ में आ गई होगी ये रिएक्शन। अब हमारी ना इसमें एक स्पेशल रिएक्शन बचती है, जो मैंने तुम्हें बोला था कि हम सबसे लास्ट में करेंगे इसे। वो आपकी रिएक्शन है आपकी सॉलिड सॉलिड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो सबसे पहली रिएक्शन देख ली। देखो, इस रिएक्शन में होता क्या है, मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया भी था। अब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है ना, मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। देखो, इसको सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, ख़त्म। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट 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 यार टाइप से, हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। हम इसको डिलीट कर लेंगे। देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मैंने आपको बोला था कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दोनों ही कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। समझ में आ गई बात? अब लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। ये क्या है? दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस क्यों कह रहा हूं मैं इसे? दिस इज एन एक्सेप्शन केस, क्योंकि बेटा यहाँ पे पता है क्या होता है, ये रिएक्शन में ये Ba हाइड्रोक्साइड और ये रिएक्शन किसकी? आपकी बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है। इसकी रिएक्शन है बेरियम हाइड्रोक्साइड की और आपकी NH4Cl की रिएक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है? देखो, ये पॉजिटिव पार्ट एनायनिक पार्ट, पॉजिटिव पार्ट एनायनिक पार्ट। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे आपका BaCl2 तो बनता है, BaCl2 तो बनेगा, BaCl2 तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होता है? NH4OH भी हो जाता है, जो बेसिकली आपका फर्दर आपका डिवाइड होता है NH3 प्लस H2O में। ठीक है, ये चीज़ है होती है, ऐसे ही डिसोशिएट हो जाता है। यहाँ पे आयन एक्सचेंज करा, लेकिन बेटा यहाँ पे क्या होता है पता है? ये रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक होनी चाहिए थी, जो ऐसे हीट देनी चाहिए थी, ये अपने सराउंडिंग से हीट ले लेती है।
कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ पे आप टेम्परेचर का, अगर आप यहाँ पे इसको छुओगे ना, आपको तब पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो टेम्परेचर का ड्रॉप है वो आपका 22 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप आ गया। इसी वजह से क्या है, ये एक इकलौती ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये इकलौती ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा घट जा रहा है, इतना ज़्यादा घट जा रहा है कि वो फ्रीज कर दे रहा है वाटर को। अब वाटर कहाँ से फ्रीज कर रहा है? देखो, इन भैया ने क्या करा था ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में, ये एक यूट्यूब की वीडियो है, आप वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट देख सकते हो ये वाला। देखो हुआ क्या था, इन्होंने लिया था ये ऐसे करके वुडन ब्लॉक, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके वाटर बिछाया था, यहाँ पे इन्होंने H2O रखा था और इसके ऊपर ये बीकर रख दिया। लेकिन जैसे रिएक्शन हुई तो यहाँ पे ये पानी बर्फ बन गया, क्योंकि भाई 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो उससे कम अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये पानी बर्फ बन गया, और बर्फ ऐसा बना कि उन्होंने जब वो उठाने की कोशिश करी बीकर, तो पूरी वुडन ब्लॉक ही उठ के आ रही थी। ऐसी यहाँ पे रिएक्शन हुई है। चलो, अब यहाँ पे हमारी जो मेजर पार्ट है चैप्टर का वो हो चुका है खत्म। अब हम बात करने जा रहे हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, रिडॉक्स में ना 2 वर्ड आते हैं, फटाफट से करते हैं इसको भी, अभी एक खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। नाउ अब हमारे पास वर्ड क्या था, हमारे पास वर्ड था रिडॉक्स। देखो, रिडॉक्स में 2 वर्ड है, RED और OX। यहाँ पे ये जो RED है ये स्टैंड करता है आपका रिडक्शन के लिए। RED स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन का मतलब क्या बेटा? सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं रिडक्शन। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ठीक है, एक थंब रूल बता रहा हूँ, कभी भी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी रिडक्शन जरूर होगा, कभी भी अगर रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन जरूर होगा। समझ में आई बात? चलो स्टार्ट करें। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब यहाँ पे, जहाँ पे अगर या तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम इसके लिए अलग स्लाइड ले लेते हैं, थोड़ी सी अलग स्लाइड, तो ऊपर आओ भाई, अलग स्लाइड लेते हैं। यहाँ पे देखो, 2 वर्ड आए यहाँ पे। सबसे पहला था आपका ऑक्सीडेशन, सेकंड वर्ड था आपका रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, या तो आपका ऑक्सीजन ऐड हुआ, या तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इलेक्ट्रॉन लूज हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लूज होने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के एडिशन को, इलेक्ट्रॉन के लूज होने को, या हाइड्रोजन के लूज होने को, हाइड्रोजन के लूज होने को भी हम ऑक्सीजन कह देते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लूज होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, या फिर आपका हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है, ये 2 केस आपको याद रखने हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, या तो ऑक्सीजन प्लस होगी या हाइड्रोजन लूज होगा। अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन प्लस हो रही है और हाइड्रोजन माइनस हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर एक रिएक्शन में, रिडक्शन में क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन लूज हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रही है? प्लस हो रही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। ऑक्सीडेशन में देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस हो रही है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी और हाइड्रोजन लूज हो जा रही होगी, उसको हम क्या बोले? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या है, या तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? लूज हो जा रही है, ऑक्सीजन क्या हो जा रही है? लूज हो जा रही है, और हाइड्रोजन प्लस हो जा रही है, उसको हम कहते हैं हमारी रिडक्शन रिएक्शन। अब बेटा, ये जो ऑक्सीडेशन है उसको हम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑक्सीजन कहते हैं, और रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके 3rd चैप्टर में बहुत काम आएगा बेटा, ये जो पार्ट बताया मैंने। अच्छा ठीक है, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला वाला पार्ट। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन, ये मैंने बता दिया। अब रिएक्शन क्या है? देखो, यहाँ पे आपने कॉपर लिया है, ये कौन से कलर का दिखाई दे रहा है अभी? ठीक है, ये कौन से कलर का दिखाई दे रहा है हमें? हमें दिख रहा है अभी रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का। बेटा, जैसे ही आपने क्या करा, आपने यहाँ पे क्या करा, देखो, आपने इसको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ हीट करा, ऐसे चाइना डिश में लिया, ऐसा सेटअप बना के हीट करा, तो आप ये देखो यहाँ पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ये कॉपर ब्लैक होने लग गया है। और ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस आपको थोड़ी देर बाद मिलेगा, इसको हम कहते हैं कॉपर का ऑक्साइड। यहाँ पे आपने हीट दी थी, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट दी थी। अब आप एक चीज़ बोलोगे कि अच्छा हमने यहाँ पे हीट दी है, तो अच्छा इसको हम बोल सकते हैं जैसे अगर थोड़ी देर बाद ही कॉपर पता है जलने लग जाएगा, दिस कॉपर विल स्टार्ट टू बर्न। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे ना, बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब अभी यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो आपका ये होने लग जाएगा। अभी मैं इस पे बात करूंगा कंबशन वाली रिएक्शंस पे, ठीक है, जो मैं पॉइंट बता रहा था। तो पहले अभी इसको समझो। देखो, ये जो कॉपर आपका सॉलिड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, CuO बना। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, कॉपर था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप यहाँ से देखो Cu के ऊपर क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ नहीं हुआ। पहले Cu के पास ऑक्सीजन कहाँ थी, Cu के पास ऑक्सीजन तो अभी अभी आई। ये जो CuO बना है ना, ये दिखाता है कि यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ क्या हुआ है, आपका ऑक्सीजन हुआ है, ठीक है। तो ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक बात है, समझ में आ गई। प्लस यहाँ पे आपने क्या दी थी, हीट दी थी आपने साइड से। अच्छा ठीक है, अब हम ऐसी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल पढ़ लेते हैं। देखो, रिडॉक्स का एग्जांपल देखो, ये आपका क्या है, बिफोर रिएक्शन है, सॉरी ये आपका क्या है, आफ्टर रिएक्शन है ना। ये आपका क्या प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है आफ्टर रिएक्शन, ये आपका प्रोडक्ट है आफ्टर रिएक्शन, ये आपका प्रोडक्ट है बिफोर रिएक्शन। ये आपका कब का है, ये आपका है बिफोर रिएक्शन की। अच्छा, रिएक्शन होने से पहले ऐसा था और रिएक्शन होने के बाद ऐसा हो गया। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं रिडक्शन के ऊपर। अब रिडक्शन में क्या हुआ, आपने जिसमें क्या करा, जिसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करा या फिर आपने के इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, या फिर ऑक्सीजन माइनस हुई। अब आपने क्या करा, देखो यहाँ पे आपने ये CuO भरा हुआ है, और यहाँ पे कोई आपकी ऐसी रिएक्शन चल रही है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रिएक्ट करवा रखा है Zn प्लस HCl को। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था, ZnCl2 बन रहा था प्लस H2 गैस बन रही थी। तो यहाँ से ये H2 ग्लास, ये H2 गैस ऐसे ऐसे करके इसके साथ यहाँ पे ये H2 गैस पहुँच जाएगी, H2 गैस पहुँच जाएगी ना यहाँ पे। तो होगा क्या ना बेटा, ये जो CuO होगा, ये जैसे इसको ये H2 गैस मिलेगी तो ये क्या बना लेगा, पता है, ये Cu प्लस H2O बना लेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये रिएक्शन हुई, ठीक है। अब आप देखो, सबसे पहले CuO था, सबसे पहले क्या था, CuO था, इसका क्या हो गया, Cu बन गया। यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब देखो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को भी क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, अभी अभी बताया है। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन सबसे पहले हाइड्रोजन गैस थी, लेकिन इसका यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैंने तुम्हें पता है ये क्यों बात पे बताई अभी अभी, क्योंकि देखो किसी भी सब्सटेंस में जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंट, और जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहते हैं रिडक्टेंट। यहाँ और एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रही हैं। कभी भी जो अगर ऑक्सीडेशन है बेटा, समझ लेना रिडॉक्स तो होगी ही होगी, बिना रिडॉक्स के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ऐसा मान लो, सीधी बात है। समझो यहाँ पे हुआ क्या है, ये रिडक्शन हुआ, देखो जो रिड्यूस हुआ ना, देखो Cu का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कि इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया, इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया मतलब इसने हेल्प करी है ऑक्सीडेशन करवाने में। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करते हैं, देखो हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज। और ऐसी रिडक्टेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है, हेल्प्स टू रिड्यूस, क्या हो सकती है, हेल्प्स टू रिड्यूस। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपके क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन करवाने में, यानी कि वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। जैसे अभी CO है, CO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ रिएक्शन में, यानी कि उसने ऑक्सीजन छोड़ दी, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा था। अब ऐसी H2 था, H2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, H2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना यहाँ पे। H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कि उसने हाइड्रोजन छोड़ा है, यानी कि उसने कुछ कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से रिएक्शन में क्या हुई है, हमारी ऑक्सीडेशन हुई है। तो H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट, यानी कि जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी रिडॉक्स रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत प्यार है, एनसीईआरटी को इन दोनों रिएक्शन से बहुत प्यार है। देखो पहली रिएक्शन में क्या हो रहा है, ZnO है प्लस C है, यहाँ पे आपका Zn प्लस CO बन जा रहा है। देखो ZnO है प्लस C है, यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ZnO प्लस Zn प्लस CO बन जा रहा है, ठीक है। बस लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर आई थिंक 10 to 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो Zn से Zn बना है, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। C से CO बना है, यानी कि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इस रिएक्शन में देखो, ये मैग्नीशियम क्या है, ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, MnO2 है, आपका मैग्नीज है।
और इसका ये ऑक्साइड है। ये बेटा अब यहाँ पे देखो ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, यहाँ पे इसका ये MnO2 है, अब इसने ऑक्सीजन छोड़ी है, यानी कि इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। और ये 4HCl देखो, देखो फ्रॉम द आवर रिएक्शन वी कैन से दैट इट्स सब्सटेंस गेन्स, हाँ ये तो है ठीक है। HCl का क्या हुआ है, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है Cl2 में। क्यों हुआ है Cl2 में ऑक्सीडेशन, ये समझो। HCl में क्या हुआ है, HCl में ये Cl का खास करके क्या हुआ है, Cl2 बना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों हुआ है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, रिमूवल, रिमूवल हुआ है यहाँ पे किसका, Cl2 का क्या हुआ है, Cl2, हाँ Cl2, वेयर एज HCl का क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ पे Cl से यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन चले गया ना, यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअली में, यहाँ पे हाइड्रोजन चले गया है, यहाँ पे मैं रेड कलर से लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ है आपका, हाइड्रोजन यहाँ से चली गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है इसका, इसका हुआ है यहाँ पे रिडक्शन, ठीक है। HCl का तो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हुआ है, इधर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, HCl का हुआ है ऑक्सीडेशन। क्यों हुआ है HCl का ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चली गई, Cl ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तो जो हाइड्रोजन को छोड़ता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, MnO2 ने ऑक्सीजन को छोड़ा तो इसका क्या हुआ, MnCl2 बना, तो क्या हुआ, रिडक्शन, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेंट हुआ। और MnO2 होता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, ठीक है, MnO2 इज अ ऑक्सीडेंट, पता चल गई बात। अब यहाँ पे ये देखो, जो ये HCl था, यहाँ पे Cl का क्या हुआ, बेसिकली HCl का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तभी तो वहां से हाइड्रोजन चले गया। HCl पूरे का हुआ है ना, देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता ना अभी अभी कि Cl का ऑक्सीडेशन हुआ है Cl का, तो वहीं पे फंस जाते हैं। यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है पूरे पूरे HCl का, क्योंकि HCl ने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करा और H को छोड़ा, तो और क्या बना दिया, Cl2 बना लिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस टाइप से हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं रेंसिडिटी, इसके बाद हमारा कोरोजन, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर। ठीक बात हो गई, समझ में आ जानी चाहिए अभी तक। अब देखो रेंसिडिटी क्या होता है, देखो रेंसिडिटी का मतलब होता है, रेंसिडिटी का मैं तुम्हें सीधा सा अगर मतलब बताऊँ ना, रेंसिडिटी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ, किसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब आप सुनो, आप तेल रखना और तेल को आप ऐसी रसोई में कहीं भी छोड़ देना, एक कटोरी में तेल निकालना और उसको ऐसे ही छोड़ देना, 2-3 हफ्ते बाद आपको उसमें से बहुत गंदी स्मेल आएगी। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपका ऑयल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो इसको हम कहते हैं रैंसिड ऑयल हो जाता है, क्या हो जाता है, रैंसिड ऑयल बन जाता है। और इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, वेयर और सो व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है यहाँ पे हमारा रैंसिड ऑयल हो जाता है, क्योंकि ऑयल की क्या हो गई है, रेंसिडिटी हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। अब आप ये चीज़ समझो कि इसकी वजह से पता है क्या हो जाता है, ये तेल बेसिकली खराब हो जाता है, क्योंकि इसका स्मेल और जो टेस्ट है, इसका स्मेल और जो टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे स्मेल और जो टेस्ट है वो हो जाता है चेंज। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, अब ऐसे तो अगर कोई भी आप जैसे चिप्स खाते हो, लेस का चिप्स खा रहे हो, तो उसमें तो उसकी MRP कितनी टाइम तक रहती है, 2 हफ्ते में तेल खराब हो गया, यहाँ पे 2-3 हफ्ते में, तो वो कैसे करेंगे, तो इसलिए वो क्या ऐड करते हैं, या तो वो एंटीऑक्सीडेंट, देखो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। या तो वो डालते हैं, या फिर या फिर वो क्या कर देते हैं, या फिर वो चिप्स के बैग में नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है। या फिर वो क्या कर सकते हैं, चिप्स के पैकेट में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भर सकते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन के उसमें ही ना आए, ठीक है, ऑक्सीजन के उसमें ही ना आए, इससे हो सकता है। अब जैसे ये एंटीऑक्सीडेंट है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे जैसे आपने अगर एंटीऑक्सीडेंट जो है, इसके अंदर आपके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। बहुत सारी चीज़ें कंपनी वाले एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट है क्या, जो प्रिवेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन को, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी विटामिन का ले सकते हो, विटामिन्स वगैरह एट्सेट्रा भी यूज़ हो सकते हैं इसके पर्सपेक्टिव के लिए, है ना। ACE है जैसे, वो क्या है, न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट है, इसी टाइप के क्या है। और मिनरल्स में अगर आप देखो तो कॉपर, जिंक और सेलेनियम टाइप के जो मेटल्स हैं, सॉरी जो आपके कॉपर और जिंक हैं, और सेलेनियम इज़ अ नॉन मेटल, राइट, सेलेनियम इज़ अ नॉन मेटल। इस टाइप की चीज़ें आपकी क्या होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, मतलब इस टाइप के ये जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं,
ये क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद क्या हो सकता है, या फिर आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो, जिससे कि बेसिकली आप ऑक्सीड देखो ऑक्सीजन से दूर रखना है खाने को। एंटी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, आपको ऑक्सीजन से दूर रखना है खाने को। तो उसके बाद उसके उसके लिए या तो आप टाइट से डब्बे को पैक करो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फ्लश बैग कर सकते हो। ठीक है, फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। देखो जब जैसे मान लो ये चिप्स का पैकेट है, ठीक है, चिप्स के पैकेट में ऐसे करके नाइट्रोजन भरी हुई है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन डायरेक्टली फूड से कांटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे रेंसिडिटी नहीं हो सकती। ठीक है, रेंसिडिटी जो है यहाँ पे, रेंसिडिटी यहाँ पे नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो कौन सी गैस यूज़ करती है, नाइट्रोजन गैस यूज़ करती है। इंपॉर्टेंट है, देखो जैसे अगर ऑक्सीडेशन होता रहता है तो ऐसी चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अभी तक रेंसिडिटी समझ में आ गई होगी। चलो अब कोरोजन पढ़ लेते हैं। देखो कोरोजन का मतलब क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सिंपल सी बात, बाय बाय H2O O2 और के H2O और O2। देखो होता क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ। आपने सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। देखो अगर आपने कभी भी सुना होगा कि मेरी साइकिल में जंग लग गई है, तो जंग को रस्ट ही कहते हैं। देखो होता क्या है, जब आप आयरन जो है, आयरन को जब आपने बाहर छोड़ दिया, प्योर आयरन को, ऐसे 3O2 और ऐसे H2O की, तो आपका यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है ना बेटा, सबसे पहली बात, ये थोड़ा सा रेड और ब्राउन कलर का होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है अभी अभी। ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये होता है फ्लेकी, फ्लेकी एंड ब्रिटल। यानी कि बेसिकली अगर आप कभी भी, अगर आपकी साइकिल पे या कहीं भी लोहे के आइटम पे जंग लगी है ना, उसको कभी छू के देखना, ऐसे छूने से वो चुरमुरा के गिर जाएगा, क्योंकि आयरन तो स्ट्रांग है भैया, ऐसे कैसे गिर रहा है आयरन। तो यहाँ से अब ये करता क्या पता है, जैसे मान लो अगर आउटर लेयर में पूरा पूरा ऐसे फ्लेक बन गई, अब आप इसको टच करोगे सब झड़ जाएगी, फिर प्योर लेयर ऑफ एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ये, अगर ये आयरन थी, ऐसे ऐसे ये आयरन थी। अब अब अगर इस पे ऐसे रस्ट बन गई, तो पहले ये रस्ट झड़ी, फिर से एक नई फ्रेश लेयर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू फ्रेश लेयर इज एक्सपोज्ड, न्यू फ्रेश लेयर, न्यू फ्रेश लेयर इज एक्सपोज, यानी कि और रस्टिंग होगी। और इस वजह से पता है क्या होता है, इतना ज़्यादा नुकसान होता है, इतना ज़्यादा नुकसान होता है कंपनीज को, क्योंकि सारे ब्रिजेस हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें जो है आयरन की बनती है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कोरोजन कॉज करता है सीरियस डैमेज, किसको, कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को, और सारे भी जो ऑब्जेक्ट मेटल्स स्पेशली जो आयरन के बने होते हैं उन्हें। अब जैसे अब यहाँ पे हमको क्या क्या पढ़ना है, मॉइस्चर या फिर एसिड की वजह से हो रहा है, इट इज सेट टू करोड एंड द प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। बेसिकली क्या होता है, जब यहाँ पे आपका मेटल जो है डिग्रेड हो रहा है। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और यहाँ पे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर के बारे में। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपका फेरिक ऑक्साइड बन गया। देखो पहली रिएक्शन आई थिंक क्लियर हो गई। यहाँ पे हो क्या रहा है, Fe+3O2+, यहाँ पे आपका जब H2O रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड के बनने की वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये फ्लेकी लेयर बन जा रही है आयरन के ऊपर, जो कि हम छूते ही डिग्रेड हो जाएगी, जिससे कि नया आयरन उसको, सॉरी, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को आपको दिखेगा, और इस वजह से क्या होगा, रस्टिंग होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सारा आयरन झड़ जाएगा और आपका ब्रिज ब्रिज वगैरह ऐसे टूट सकता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब सेकंड प्रोसेस जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जो कि हमारी आज की सेकंड लास्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद हमें एक बार बस कॉपर पढ़ना है। देखो होता क्या है, ये जो है ये आपका पॉलिश सिल्वर है। देखो जब ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है ना, तो एक ब्लैक कोटिंग बनाता है, जिसका नाम होता है Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बनाता है, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस से निकलती है। और ये देखो ये कितना शाइनी दिख रहा है ना। अब ये देखो ये शाइनी अंगूठियां ये यहाँ पे ब्लैक कलर की दिखाई दे रही होंगी आपको, ये ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे एक चम्मच देखो, यहाँ पे क्या है, ब्लैक डिपोजिशन। तो ये जो ब्लैक डिपोजिशन है ये आपका Ag2S की वजह से, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से ये आपका डिकम्पोजिशन, सॉरी, ये आपका डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, जहाँ पे आपका सिल्वर मेटल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ, और ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है आपका सिल्वर सल्फाइड, जो कि होता है आपका ब्लैक कलर का। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे, आपका जो कॉपर का एनसीईआरटी ने दिया है, वैसे ये सब रिएक्शन चैप्टर 3 में आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। देखो आपका जो कॉपर मेटल है ना, ये जब आपका रिएक्ट करेगा आपका H2O के साथ, CO2 के साथ, O2 के साथ, तो ये पता है क्या बना देता है, ये बना देता है CuCO3.CuOH ट्वाइस। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की ये जो लेयर है, इसको हम कहते हैं पटीना, पटीना। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है आपका ब्लू ग्रीन। हाँ, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर आपका थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन टाइप का शेड आपका देता है। ठीक है,
और ये जो होती है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, ये थोड़ी सी ना डिफरेंट टाइप की होती है। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि ये क्या करती है, ये बता देती है, ये सॉरी ये बचा देती है। किस चीज़ से बता देती है? ये आपको बचा देती है आपके कॉपर के और ज़्यादा डिग्रेड होने से। कैसे बचा देती है, थोड़ा सा इसको जान लो। अब ये बचाती कुछ इस टाइप से है, जैसे मान लो, जैसे जैसे मानो आपके साथ हुआ क्या है, यहाँ पे आपका ये कॉपर मेटल था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में, देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह में देख सकते हैं। अब ये ब्लू ग्रीन है, तो ये क्या है, जैसी जैसे ये सब गैसेस के कांटेक्ट में आएंगी, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ना है, ये एक इस टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से ये फर्दर मेटल कोरोड नहीं होगा, और ये मेटल जो अंदर का कॉपर है, ये क्या रहेगा, सिक्योर कॉपर रहेगा, या सिक्योर कॉपर रहेगा, और ऐसे ही बचा देता है। इसको हम कह देते हैं, इसको हम कहते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। टार्निशिंग ऑफ कॉपर। तो आई थिंक हमारी सारी रिएक्शन कवर हो चुकी हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमने पूरा चैप्टर अप्रोक्स 2 घंटे के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया, एडवांस तक लेके गया। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ 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 इस वीडियो को एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।